लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मुझे संजय जी ने और आप सभी ने एक बात जो मेरे तक पहुंची वो ये है कि अब जो बदलाव आया है पिछले कुछ सालों में, उस बदलाव की वजह से हमारे को जीवन में क्या क्या परिवर्तन लाना चाहिए, क्या क्या चेंजेस इस तरह के लाने चाहिए कि हम अपना बिजनेस भी करते रहें, उसमें कोई दिक्कत नहीं आए, कोई रुकावट नहीं आए, हमारे जीवन यापन में हमें कोई समस्या नहीं आए, और दूसरा हम कोई कुछ इलीगल भी ना करें। तो ऐसा क्या हो, क्योंकि ये जो बदलाव आए हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि इनकी जरूरत नहीं थी, इनकी जरूरत जरूर थी। मोदी साहब जो लेकर आए, मित्रों, वो बहुत अच्छे बदलाव लेकर आए, लेकिन इस बदलाव के लाने में कुछ गड़बड़ हो गई बीच में, कि सही और गलत को फर्क करने के कुछ पैरामीटर्स कहीं खो गए। तो इसलिए जो हम परेशानियां देख रहे हैं वो इसलिए नहीं देख रहे कि लॉ में कुछ गलती है, शायद कमियां इस बात की हैं कि सही और गलत के फैसला करने के जो मापदंड हैं, जो पैरामीटर्स बनाए गए हैं, उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए कोई जो रियल ऑफेंडर है या जो रियल ऑफेंडर नहीं है, उन दोनों के फर्क जब खत्म हो जाता है और दोनों को एक ही तराजू में जब तोल दिया जाता है, वहां फर्क शुरू होता है। अब किसी को एक ही तराजू में तोला जा रहा हो या किसी के साथ कुछ भी हो रहा हो, हर एक को अपना अपना प्रोटेक्शन, हर एक को अपना अपना बिजनेस, अपनी अपनी लाइफ खुद ही संभालनी पड़ेगी। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम समझें इन चीजों को, और हम इस तरह से बिजनेस अपना कर पाए, अपना जीवन इस तरह से जी पाए कि हमें कुछ भी इलीगल करने की जरूरत ना पड़े, नोइंगली और अननोइंगली। आप कहेंगे अननोइंगली मतलब बिना जानकारी के अगर मैं इलीगल करता हूं फिर मेरी क्या गलती है? नो, अब इन कानूनों में कुछ ऐसी चीजें आई हैं कि अगर गलत है तो गलत है। तो ये जो नए लॉज आए हैं इकोनॉमिक ऑफेंसिव से डील करने के लिए, मैं जब भी इन कानून को पढ़ता हूं मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसके साथ साथ जीवन को भी समझने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब आप कहेंगे कि सर जीवन समझने के लिए हमें स्पिरिचुअल बुक्स पढ़नी चाहिए, लेकिन देखिएगा कुछ ऐसी चीजें सामने आएंगी कि हमें लगेगा कि यही एक जीवन का मार्गदर्शन दे रहे हैं कि भाई जीवन आपको ऐसे जीना है, आप ऐसे जा रहे हो। आप बेनामी लोगों को पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको सिर्फ बेनामी लोग पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या नहीं करना है लाइफ में, क्या गलत आप करते हुए आ रहे थे जो आपको नहीं करना है। तो देखिए इस तरह के जो बदलाव हैं, ये अगर बदलाव हमने नहीं समझे तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि हम बिजनेस में फोकस करने की बजाय हम उन सब चीजों पे फोकस करने लगेंगे जो जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और फिर जब हम उस बैकग्राउंड में पहुंच जाते हैं, उस बस में चढ़ जाते हैं जहां पहले से खूब सारे चोर सवार हैं, उन चोरों की बस में आप चढ़ गए गलती से, तो फिर फर्क नहीं है, फिर उन चोरों की भांति माना जाएगा। फिर प्रूव करते रहिए अपने आप को, नहीं कि आप चोरों की तरह नहीं है, गलती से चोरों की बस में बैठ गए। तो इसलिए ये जरूरी है कि क्या नहीं करना है जिससे कि हम कोई भी गलती से चोरों की बस में जाके ना बैठ जाए। मैं एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, मुझे गलत मत समझिएगा, कि मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आज कानून जो बने हैं वो इतने सख्त हैं कि उसमें छोटी सी गलती हुई और आप नीचे डगमगाए। इससे टाइट रोप वॉक, बहुत ही केयरफुली चलने की जरूरत है। तो मैं धन्यवाद देता हूं आप सब ऑर्गेनाइजर्स का और आप सभी का, माई प्रोफेशनल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की, आप सभी निकल कर आए और मेरे फेवरेट टॉपिक्स पे मुझे अपनी बात रखने का आप आज मौका देने वाले हैं। तो मैंने इस टॉपिक का नाम ही यही रखा है जो आप पढ़ सकते हैं, स्लाइड के ऊपर खुला हुआ है। आई थिंक एवरीबडी कैन सी द स्लाइड्स। उसका नाम ही मैंने रखा है बिजार बिजनेस बैरियर्स, कि ऐसी चीजें जो बड़ी अजीब हैं, जो बिजनेस को आपको अवरोध बनेगी, एक बहुत बड़ी हर्डल ऑब्स्टेकल बनेगी। इसका नाम मैंने इलीगल नहीं रखा क्योंकि वो लीगल है सारे बैरियर्स, बट बिजार। बिजार इसलिए क्योंकि उनको समझना बड़ा मुश्किल है। आप सोचेंगे कुछ और निकलेगा कुछ। देखिए आज हम वही जर्नी पूरी करते हैं कि क्या क्या हमें समझने की जरूरत है और निकलता क्या है। तो आज इन बैरियर्स में मैं सबसे पहले जो टॉपिक लेने वाला हूं वो यही लेने वाला हूं कि इम्पैक्ट क्या है जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस आए हैं, यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस को डील करने के लिए जो कानून लेकर आई है सरकार, हमारी मौजूदा सरकार, उसका क्या इम्पैक्ट है बिजनेस एंटिटीज पर और हमारी डेली लाइफ पर भी। तो सबसे पहले मैं कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखना चाहता हूं कि सबसे पहले तो हमें ये नहीं समझ में आता है कि कोई भी कानून का दायरा कितना बड़ा है और हर एक कानून किससे कितने उससे जुड़ा हुआ है, और एक कानून का दूसरे कानून पर क्या असर होने वाला है। क्योंकि ये तीन बातें जो आई हैं, इन्हीं की वजह से बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो सबसे बड़ी बात तो बिजनेस का दायरा, इन कानूनों का दायरा कितना बड़ा हो गया आप शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दूसरा, इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटीज आने आई हैं इनको समझना बड़ा मुश्किल है। मैं ये नहीं कहूंगा कि समझा नहीं जा सकता, लेकिन मैं कहूंगा कि जब तक हम उसकी तह तक नहीं जाएंगे हम बात समझ नहीं पाएंगे और जाने अनजाने में फिर कुछ गलती करेंगे। तो इसको चूंकि समझना बहुत जरूरी है। और तीसरी बात, एक
कानून का दूसरे कानून पे भी असर है। यानी कि अगर हमने किसी एक कानून में हमें लगता है गलती हो रही है और उसको ठीक करने लगते हैं, तो कोई ऐसा ना हो हम दूसरे कानून की गलती में फंस जाएं। तो इसलिए इन सब 3 बातों को मिला के हमें समझना होगा कि हम जा किस तरफ रहे हैं। अभी जो स्लाइड आपके सामने खोली है मैंने, ये स्लाइड आपको बड़ी हास्यप्रद लग रही होगी कि इस चिंपैंजीज के क्या काम है यहाँ पर। ये साहब मैं ये बताने के लिए स्लाइड लाया हूँ कि कितना दायरा बड़ा होने वाला है, बड़ा हो गया है, जिसको अब आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। देखिए ये चिंपैंजीज अटैच किए हैं, किसने अटैच किए? कोई वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज नहीं, फॉरेस्ट अथॉरिटीज ने नहीं किए हैं, ये जू अथॉरिटीज ने नहीं किए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अटैच किए हैं। तो आप सोच रहे होंगे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और चिंपैंजीज, इनका क्या कनेक्शन हो सकता है साहब? यस, अब इनका कनेक्शन आपको समझाता हूं कैसे हो सकता है। आपको मालूम है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो एनफोर्स करता है लॉ, वो पीएमएलए और फेमा का लॉ करता है, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने का काम करता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग में अगर कोई भी किसी ने कुछ क्राइम किया हो, उससे जो प्रोसीड्स अर्न किए हो उसे हम कहते हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। तो अगर ये चिंपैंजीज को लेने के लिए जिनके भी थे, उन्होंने कुछ ऐसा काम किया हो कि डॉक्यूमेंट फोर्ज किए हों, तो उसको एक क्राइम माना गया है पीएमएलए लॉ में। तो अगर वो क्राइम है, तो उससे अगर चिंपैंजी लिए हैं, कोई फोर्जरी ऑफ डॉक्यूमेंट या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो बनाया है इन सब कुछ सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए वाइल्ड लाइफ की, तो उस कानून का कोई उल्लंघन हुआ हो तो उसको भी वो शेड्यूल्ड ऑफेंस मानते हैं पीएमएलए के दायरे में। शेड्यूल्ड ऑफेंस हुआ, उससे ये मिले चिंपैंजी, तो उनको प्रोसीड्स ऑफ क्राइम माना जाएगा। और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को अटैच करने का अधिकार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को है, तो उन्होंने अटैच कर ली। तो देखिए कहाँ चिंपैंजी और कहाँ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आज देने वाला हूं कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि दायरा क्या होने वाला है। फिर आपने ये देखी होगी, न्यूज पढ़ी होगी, मोदीज बेनामी लॉ। जितेंद्र ठक्कर जी का स्वागत है, उन्होंने शायद अभी रीड किया है, आपने शायद ये पढ़ी होगी, मोदीज बेनामी लॉ हैज कंपनीज रनिंग फॉर कवर। तो देखिए मतलब ये कुछ इस तरह की बातें निकल कर आई सामने कि किस तरह से बेनामी लॉ ने कहां कहां इफेक्ट डाला है। मैं भी आपके सामने जब बेनामी लॉ के आऊंगा तो डिस्कस करूंगा कि जब बेनामी लॉ लेकर आए थे तो क्या सोचा था और वो क्या 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 बन गया, और पूरी कंट्री में किसी ना किसी रीजन से कोई ना कोई रीजन ऐसा आ जाता है, जैसे किसी कहीं पर ये रीजन है कि साहब वो कि ट्राइबल्स नॉन ट्राइबल्स को लैंड नहीं सेल कर सकते। जैसे जो पहला केस हुआ था शाहरुख खान का, उसमें भी कुछ इस तरह के इश्यूज थे। आपको ध्यान हो तो शाहरुख खान का जो प्रॉपर्टी अटैच हुआ था वो मन्नत वाला नहीं, नॉट मन्नत बंगलो, दैट अलीबाग बंगलो। तो वहाँ क्या इशू था, वो यही था कि जो नेटिव्स है वही लैंड ले सकते थे। आप किसी को वहाँ लैंड लेनी है तो उन्होंने कंपनी बनाई, कंपनी में नॉन जो वहाँ के नेटिव्स उनको डायरेक्टर लिया और इस तरह से प्रॉपर्टी ली गई। तो ये एलिगेशंस थी कि वो प्रॉपर्टी बेनामी ली गई है। इसी तरह से जहां पर सिर्फ SC ST लोग मैम ले सकते हैं प्रॉपर्टी, लेकिन किसी को बिल्डर को प्रॉपर्टी चाहिए, तो किस तरह से SC ST से एक प्रॉपर्टी बिल्डर लेते हैं। अब वो ट्रांजेक्शन भले ही ट्रांसपेरेंटली हो रहा हो, लेकिन इस नए कानून की नजर में वो बेनामी हो गया। इसी तरह से कंपनी जिस तरह से अपनी शेयर होल्डिंग के ऊपर कंट्रोल रखती हैं, उसमें सेबी को तो प्रॉब्लम थी, अब बेनामी लॉ में भी उनको बेनामी माना जा रहा है। इस तरह से लिस्टेड कंपनीज, इंडिविजुअल लैंड होल्डिंग, एग्रीकल्चर लैंड, सभी इसके दायरे में कवर हो गए। तो ये इस तरह से ये एक न्यूज बनी थी और आई थिंक आपने पढ़ी होगी। अब उसके अलावा एक बात जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था वो ये है कि अब एजेंसीज को इस तरह से कोऑर्डिनेट किया गया है कि सारी एजेंसीज अब मिलकर काम करेंगी। CBI ED विल फॉलो IT डिफॉल्ट प्रोब्स, मीनिंग देयर बाई कि अगर इनकम टैक्स की सर्च और सर्वे में कुछ भी इंफॉर्मेशन निकलती है तो उसमें CBI ED SFIO उनको भी किस तरह से जोड़ा जाएगा, उसके ऊपर एक मल्टी एजेंसी स्क्रूटनी की एक व्यवस्था की जा रही है, जिसमें कि तीनों एजेंसियां कोऑर्डिनेट करेंगी अपने आप में और हाई ऑर्डर डेटा एनालिटिक्स की जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करेंगी। डेटा एनालिटिक्स का नाम आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि ट्रंप साहब जो इलेक्शन जीते हैं वो डेटा एनालिटिक्स के सहारे ही जीते हैं। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए कि जब डेटा एनालिटिक्स का टेक्नोलॉजी का यूज होगा और सारी एजेंसीज मिलकर काम करेंगी, तो क्या ये संभव हो पाएगा कि हम किसी एक कानून को दायरे में रखें और दूसरों को निकाल दें? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए अब ये जरूरी है कि हम थोड़ा थोड़ा इस सब कानूनों को जानें। अभी एक लेटेस्ट न्यूज है 8 जुलाई 2020 यानी कि कोरोना के टाइम में, और इस न्यूज का हेडिंग है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन CBDT एंड सेबी साइंड। तो यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने और सेबी ने आपस में एक मेमोरेंडम किया है, एंड ये लिखा है सेकंड पैरा में कि MOU विल फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ डेटा and information between SEBI and CBDT on an automatic and regular basis. In addition to regular exchange of data, SEBI and CBDT will also exchange
with each other on request and suo motu basis any information available in their respective databases for the purpose of carrying out their function under the various laws. The MOU comes into force from the date it was signed, and it is ongoing initiative of CBDT and SEBI, who are already collaborating through various existing mechanisms. A data exchange steering group has also been constituted for the initiative, which will meet periodically to review the data exchange status and take steps to further improve the effectiveness of data sharing mechanism. The MOU makes the beginning of new era cooperation and synergy between SEBI and CBDT. हो सकता है आप में से बहुत लोग सोच रहे हैं हमें क्या मतलब है साहब सेबी से कुछ भी हो, जिनकी लिस्टेड कंपनीज नहीं है, लेकिन जो लोग कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या होने वाला है। शेयर मार्केट में तो आप इन्वेस्ट करते ही होंगे जनाब, तो देखिए अब क्या क्या होने वाला है। और बात सिर्फ उन्हीं की नहीं है जिनको सेबी से लेना देना हो, मैं बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनी से बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं कि देखिए लास्ट लाइन क्या लिखी है, MOU मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ न्यू इरा। यस, अब ये नया इरा शुरू हो गया, जैसे कोरोना के पोस्ट, इसको पोस्ट कोविड बोल सकते हैं और प्रायर टू कोविड बोल सकते हैं, बिफोर कोविड बोल सकते हैं, बिफोर कोविड एंड पोस्ट कोविड। इसी तरह से साहब अब ये बिफोर MOU और पोस्ट MOU आप देखिए क्या बदलाव आने वाला है। एक नई कल्चर, एक नया सिस्टम डेवलप होगा जहां सारी एजेंसीज के बीच में MOU होगा और सारी एजेंसीज विल एक बाउंड होंगी एक दूसरे को डेटा शेयर करने के लिए। तो उसके बाद ये जरूरी है दैट एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री मस्ट रीअलाइन हिमसेल्फ। कोई भी लीगल एक्टिविटीज बहुत भारी पड़ने वाली है। तो उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि हमारी कंट्री एक नया शेप ले सकती है। देखिए मैंने एक सामने स्लाइड बनाई है आपकी फैसिलिटेशन के लिए, कन्वीनियंस के लिए, कि किस तरह से सारे लॉ आपस में एक दूसरे को इंटरप्ले कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। मैंने सेंटर में रखा है बेनामी लॉ, उसका कारण भी अभी बताता हूँ क्यों सेंटर में रखा है इसको। फिर किस तरह से इनकम टैक्स से जुड़ा है, किस तरह से सेबी रेगुलेशन से जुड़ा है, किस तरह से PMLA से, कंपनीज एक्ट से, ब्लैक मनी एक्ट से जुड़ा है, इनकी सबकी चर्चा हम अभी करते हैं। अब मैंने क्यों रखा था बेनामी लॉ को सेंटर में, बिकॉज मोस्ट कॉमन इंग्रेडिएंट जो होगा किसी भी वायलेशन में, जब इकोनॉमिक लॉस की वायलेशन होगी तो वो सबसे जो मोस्ट कॉमन इंग्रेडिएंट होगा वो बेनामी लॉ का ही होने वाला है। क्योंकि कोई भी जो काम होगा वो किसी ना किसी दूसरे नाम से किया जाएगा। आप देखिए जब भी कोई मनी लॉन्ड्रिंग करेगा तो वो दूसरे नाम से प्रॉपर्टी खरीदेगा, टैक्स इवेजन करेगा दूसरे नाम से खरीदेगा, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनामी काम जरूर होगा। हमारी जिंदगी में हम बहुत कुछ बेनामी कर रहे हैं, तो इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि इकोनॉमिक लॉज में कोई वायलेशन बेनामी लॉ की ना हो, और वही सब अब हम समझने बैठे हैं यहाँ। तो सबसे पहले हम बेनामी लॉ की ही शुरुआत कर लेते हैं। बेनामी लॉ है क्या, जरा इसको समझते हैं पहले। Those who are my chartered accountant brothers and sisters or cost accountant brothers and sisters, they probably must have read, so they understand what I am saying. But I will be explaining you in the normal common parlance कि बेनामी लॉ है क्या। बेनामी लॉ पे आने से पहले साहब मैं एक कॉन्सेप्ट लेके आना चाहता हूँ आपके सामने, आपको ध्यान हो तो हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन में और हमारी श्रीमद् भगवत गीता में एक बात बहुत अच्छी तरह लिखी है कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारी अलाइनमेंट होती है उस एक के साथ, एक सुप्रीम एनर्जी के साथ। वी आर एट वन विद सुप्रीम एनर्जी। फिर जब हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग, हमारा दिल और सब काम करने लगते हैं तो बहुत सारे डिस्कनेक्शंस आ जाते हैं और हम अपनी थ्योरीज को इवॉल्व कर लेते हैं और कुछ ऐसी थ्योरीज बन जाती है कि हम अलग हो जाते हैं और वो सुप्रीम अलग हो जाते हैं। इसको कहते हैं ड्युअलिटी, कि हमारे बीच में एक ड्युअलिटी आ जाती है। और जब ड्युअलिटी आती है लाइफ में प्रॉब्लम्स तभी से आनी शुरू होती है, वरना उसके पास तो सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। वो तो जब हम अपने हाथ में लेते हैं प्रॉब्लम्स को तभी प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। तो इसको मैं बेनामी लॉ के माध्यम से मैं इस तरह से बताऊंगा कि यहाँ भी यही प्रॉब्लम यही है, सारी की सारी प्रॉब्लम यही कि जब ड्युअलिटी आती है, यहाँ क्या ड्युअलिटी आती है कि जब किसी भी प्रॉपर्टी के ओनरशिप में ड्युअलिटी आ जाती है। यानी कि देखो प्रॉपर्टी की ओनरशिप कैसे हो सकती है, दो तीन तरह से हो सकती है। जैसे एक तो वो ओनर है जिसके नाम से प्रॉपर्टी है, दूसरे ओनर वो है जिसके पोजेशन में है, तीसरे वो है जो असलियत में उसके मालिकाना हक का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे बेनिफिट उठा रहे हैं। यानी कि रजिस्टर्ड ओनर, ओनर इन पोजेशन एंड ओनर हु इज एंजॉयिंग द प्रॉपर्टी। तो कितनी तीन बातें हो गई। इस तीन को भी फर्दर बाइफिकेट करेंगे तो दो बातों में बांट सकते हैं कि यानी कि एक ओनर जिसके पास रजिस्ट्रेशन है और एपरेंट पोजेशन भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता, और दूसरा वो जो रियल बेनिफिट उठा रहा है। तो यानी कि अगेन इसको हम इस लैंग्वेज में बोलेंगे रजिस्टर्ड ओनर एंड बेनिफिशियल ओनर। तो जब ये दो भागों में ओनरशिप बढ़ जाती है तब बेनामी की कॉन्सेप्ट आती है। अब इसको इस तरह से समझाया है इस स्लाइड के माध्यम से। मुझे लगता है संजय जी शायद स्लाइड सबके सामने खुली हुई होगी, मेरी स्लाइड दिख रही है ना सारी की सारी? यस सर। ओके, थैंक यू। जहां कभी स्लाइड में कोई प्रॉब्लम आए तो बता दीजिएगा। नहीं सर, परफेक्ट, यू आर गोइंग परफेक्टली राइट। कुछ भी ऐसा रहेगा तो हम आपको बता देंगे। जी सर।
बस एक आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए, गुजराती में मैं बोल नहीं सकता और पंजाबी में बोलूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। तो संजय जी से बात हुआ तो उन्होंने कहा यार नेगोशिएट कर लेते हैं बीच में, तो फिर हमारा आपस में बात हुआ कि चलो हिंदी पे तय कर लेते हैं। तो सही बात है, सही बात। थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सेप्टिंग दैट रिक्वेस्ट। नो प्रॉब्लम। तो अब देखिए बीच में ये को मैं इस तरह से समझाता हूँ बात को कि एक सेलर है बी, अब इन्होंने एक प्रॉपर्टी बेची और प्रॉपर्टी इन्होंने बेची मान लीजिए ए को, और ए से पैसे मिले इनको, सेलर साहब को बी को, यानी कि ए ने बी को पैसे दिए, लेकिन ए ने प्रॉपर्टी अपने नाम से कराने की बजाय सी के नाम से करा दी। तो यानी कि प्रॉपर्टी किसके नाम से हो गई? सी के नाम से। और प्रॉपर्टी के जो रियल ओनर हैं, जो एंजॉय करने वाले हैं, वो कौन है? मिस्टर ए हैं। तो यहां बेनामी की कॉन्सेप्ट आ गई अब आपके। तो दो लोग पैदा हो गए, यानी कि एक बी के बदले में ए प्लस सी पैदा हो गए। अब ये बेनामी हो गया, इनमें से एक बेनामी है। तो कौन बेनामी है? जिसके नाम से प्रॉपर्टी है वो बेनामीदार है। इनको हम बेनामीदार की परिभाषा में डालते हैं कि जिनके नाम से प्रॉपर्टी है, और जिन जनाब जो असली मालिक हैं वो बेनिफिशियल ओनर है। उनको इसको बेनिफिशियल ओनर कैटेगरी में रखा गया है यहाँ बेनामी लॉ में। तो ये कानून क्यों लेकर आए, इसकी क्या जरूरत थी, ये हालांकि एक लंबी कहानी है, लेकिन मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूं। तो पहले तो बेनामी शब्द कहां से आया है? बेनामी शब्द की उत्पत्ति हुई आज से कई 100 साल पहले, जब पर्शियन लैंग्वेज थी कंट्री में, क्योंकि ये लैंग्वेज संस्कृत का नहीं है, ये ना हिंदी का है, ये ना उर्दू का है, ये पर्शियन लैंग्वेज का शब्द है। तो इसका मतलब पर्शियन लैंग्वेज जब कंट्री में थी उस टाइम बेनामी शब्द आया पिक्चर में। और पर्शियन लैंग्वेज कब थी? जब मुगल रूल था कंट्री में। तो इसका मतलब जब से बेनामी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, और साहब जब से नहीं हो रहे, ये ट्रांजैक्शन अंग्रेजों के समय में भी हो रहे थे। जब अंग्रेजों ने कानून बनाया था इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, उसमें सेक्शन 81, 82 एंड 94 साफ साफ कहती हैं कि बेनामी ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। आप हैरान हो रहे होंगे कि उन्होंने अलाउ किया, यस, क्योंकि उसका मतलब कस्टमरी प्रैक्टिस थी, और उन लोगों ने कोई कस्टमरी प्रैक्टिस को बंद नहीं किया जब तक कि उनको कोई परेशानी नहीं थी उससे। फिर 1969 में लॉ कमीशन को कहा गया इंडिपेंडेंस के बाद कि साहब देखिए क्या करना है, बेनामी से तो बहुत तकलीफें हो रही हैं। फिर एक कानून बनाया गया, उन्होंने रिपोर्ट दी, 1988 में कानून लेकर आया, और उसमें कानून में कहा गया कि कोई बेनामी काम नहीं करेगा। सिर्फ छोटा सा कानून था, उसमें 9 सेक्शंस थी, और उसमें कहा गया कि कोई भी बेनामी काम बेनामी नहीं करेगा। तो कोई भी बेनामी काम कोई भी बेनामी नहीं करेगा, ऐसा उसमें कहा गया कानून में, और सिर्फ 9 सेक्शन थी। लेकिन कमी क्या रह गई? वो इनएक्टिव क्यों रहा? क्योंकि उसमें कोई एनफोर्समेंट एजेंसी क्रिएट नहीं की, कोई एपेलेट मैकेनिज्म नहीं क्रिएट किया गया, तो कुछ भी क्रिएट नहीं किया गया, तो इसलिए वो पेपर टाइगर बन के रह गया। तो अब लगभग कितने 88 के बाद, यानी कि कानून पूरा बन गया था 88 के बाद 2016 में, यानी कि 28 साल बाद, आप 26 साल बोल रहे थे अपने अधिभाषण में, वो 28 साल है एक्चुअली। 28 साल के बाद नया कानून लाके आया गया। तो अब पिक्चर सारी यही है कि वो 28 साल के बीच की प्रॉपर्टीज का क्या होगा, जो कि जेटली साहब ने कहा था कि सरकार जो कानून लेकर आई है वो इस तरह से लेकर नहीं आई है कि 28 साल में जो लोगों ने बेनामी संपत्तियां ली हैं उन सबको ऐसे छोड़ दिया जाएगा। उन सबको भी सरकार उनकी बेनामी प्रॉपर्टियों के ऊपर भी एक्शन लेगी। तो ये उनकी पार्लियामेंट में दी गई स्पीच है, लेकिन कानून क्या कहता है उसको हम जरूर समझेंगे अच्छे से। तो बहरहाल वापस आते हैं, तो दो लोग खड़े हो गए, ए और सी, पहले खाली बी था। हाँ, इसमें एक बात और मुझे याद आई अभी आपसे बात करते करते, कि इनकम टैक्स की सेक्शन 281A, उसमें भी ये कानून था कि आप बेनामी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर आप इनकम टैक्स कमिश्नर को बता देते हैं, चीफ कमिश्नर साहब को, जो भी आपके एरिया के चीफ कमिश्नर साहब है, कि साहब ने बेनामी संपत्ति ली है, कोई बात नहीं, बस आप बता दीजिए और बेनामी संपत्ति लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें भी परमिशन थी, लेकिन सेक्शन 281A को भी, और जितनी मैंने सेक्शन बताई थी इंडियन ट्रस्ट एक्ट की, उन सबको रिपील कर दिया, वापस ले लिया, खत्म कर दिया। कब? 1988 में। यानी कि 1988 से सख्त कानून बना दिया कि कोई बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं करेगा, नो मींस नो। तो ये बेनामी इसलिए शायद हो रहे थे, जब लॉ कमीशन ने रिपोर्ट दी कि सिर्फ टैक्स इवेजन नहीं था पर्पस, नीचे मैंने कई सारे रीजन लिखे हैं। लॉ कमीशन ने कहा जी पहला रीजन ये है कि लोग लैंड रिफॉर्म लॉज को, यानी कि जो जमीन से संबंधित कानून है, उन कानून को पालन नहीं करना चाहते, इसलिए लोगों ने बेनामी संपत्ति दी है। दूसरा, कुछ लोग टैक्स इवेजन कर चाहते हैं, कुछ लोगों के पास ब्लैक मनी है, कुछ लोग अपने क्रेडिटर्स के साथ फ्रॉड करना चाहते हैं, और कुछ लोग करेक्ट प्रैक्टिसेस करना चाहते हैं। ये 5 कारण बताए थे लॉ कमीशन ने, तभी ये 1988 वाला लॉ लेकर आए थे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई, सॉरी मैं मेरे ख्याल से डेफिनेशन में एक चीज बताना भूल गया, कि सेल कंसिडरेशन देना जरूरी है। यानी कि जब तक ये बेनामी बेनिफिशियल ओनर सेल कंसिडरेशन नहीं देगा, और
तब जब तक ये उसका बेनिफिट नहीं उठाएगा तब तक ये बेनामी नहीं होगी। यानी कि मान लीजिए मिस्टर ए कोई बेनिफिट नहीं उठा रहे हैं, भले उन्होंने कंसिडरेशन दे दिया, बेनिफिट सारे मिस्टर सी उठा रहे हैं, तो इसको हम बेनामी संपत्ति नहीं, हम एक इसको गिफ्ट मानेंगे, तब ये बेनामी नहीं होगा। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए मैंने अपने ड्राइवर साहब को बुलाया कि ड्राइवर साहब ये कार है मेरे पास, होंडा सिटी है, लीजिए, आज से आपकी हो गई, आप अपने नाम से रजिस्टर करा लीजिए, यूज कीजिए। तो क्या बेनामी होगा? कंसिडरेशन मैंने दी है और अब ये सी के नाम हो गई, ड्राइवर के नाम हो गई, तो क्या बेनामी है? नहीं, क्योंकि मैं इसका कोई बेनिफिशियल यूज नहीं कर रहा हूं। अब इस एग्जांपल को मैं थोड़ा सा चेंज करके बताता हूं आपको कि मानिए मैंने ड्राइवर साहब को ये कहा कि ड्राइवर साहब आप लीजिए कार मेरे से और अपने नाम से रजिस्टर करा लीजिए, लेकिन जब जब मैं कहूंगा मेरे लिए या मेरी फैमिली के लिए आप लेकर आओगे, तो क्या ये बेनामी होगी? जी हाँ, तब ये बेनामी होगी कि दोनों इंग्रेडिएंट्स फॉलो हो गए। तो ये क्लासिक डेफिनेशन है, लेकिन डेफिनेशन सिर्फ इतनी नहीं है, डेफिनेशन को 4 भागों में बांटा गया है, ए बी सी डी। यानी कि ये अभी मैंने सिर्फ पार्ट ए बताया है, जिसमें कि प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड और हेल्ड बाय बेनामीदार एंड कंसिडरेशन पेड बाय बेनिफिशियल ओनर एंड प्रॉपर्टी इज हेल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेनिफिशियल ओनर। ये पार्ट ए है जो क्लासिक एग्जांपल है। पार्ट बी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि अगर प्रॉपर्टी हेल्ड इन फिक्टिशियस नेम, कोई फिक्टिशियस नाम से अगर प्रॉपर्टी रख रहा है तो वो सीधा सीधा बेनामी हो जाएगी। यानी कि जैसे किसी ने अपने डॉग के नाम से रखा, साहब रॉकी के नाम से प्रॉपर्टी रखी है जी मैंने, तो अगर रॉकी के नाम से प्रॉपर्टी रखी है तो कहते हैं सीधा सीधा बेनामी है। किसी अपने गॉडेस के नाम से, किसी डेटी के नाम से, तो कोई भी ऐसा पर्सन जिसको कि लॉ एक लीगल पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ उसको पर्सन नहीं मानता है, वो फिक्टिशियस नेम माना जाएगा और ऐसी सारी प्रॉपर्टी बेनामी, वो सारी प्रॉपर्टी सरकार की प्रॉपर्टी। सी पार्ट में अगर कोई सर्च होती है या कहीं कोई इंक्वायरी होती है, उसमें वो जो ओनर साहब है, रजिस्टर्ड ओनर साहब या मैडम, वो ये कहते हैं कि देखिए ये मैं नहीं जानती इस ओनरशिप के बारे में, मुझे नहीं पता ये किसके शेयर्स हैं, या मैं कहीं कोई शेयर होल्डर नहीं हूँ, मैं कहीं कोई पार्टनर नहीं हूँ, ये मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं है, ये मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो अगर उसने नॉट अवेयर है अगर वो ओनरशिप के बारे में या मना करते हैं ओनरशिप के बारे में, तो वो प्रॉपर्टी सीधा सीधा पार्ट सी में बेनामी है, सीधा। एक डी क्लॉज है, ये बड़ी डुबियस क्लॉज है, इससे बड़ी परेशानियां खड़ी हो रही हैं कि अगर कंसिडरेशन जिसने पे की है वो ट्रेसेबल नहीं हो या वो फिक्टिशियस हो। मान लो मैं कहता हूं हाँ साहब ये मेरे पास मकान है जी, पर मैं ये नहीं बताऊंगा कहां से है पैसे, मैंने नहीं दिए पैसे, पता नहीं जी किसने दिए, मकान मेरा है जी पर मैंने नहीं दिए, आप ढूंढ लो जी किसने दिए। तो अगर वो नॉन ट्रेसेबल है और फिक्टिशियस है तो मकान ही बेनामी मान लिया जाएगा, प्रॉपर्टी बेनामी मान लिया। मेरे पास गोल्ड मिला, कहता हूँ जी गोल्ड तो मेरा है लेकिन ये मैंने खरीदा नहीं है, किसने दे दिया मेरे को, पता नहीं जी किसने अपने पैसे लगा के दिया, वो सीधा सीधा क्लोज डी में सरकार का हो गया वो गोल्ड। ये हमें बात बिल्कुल अच्छे से समझनी होगी। अब एक छोटी सी बात और, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये एक्सेप्शन मैंने नीचे लिखी है। यानी कि अगर कोई कर्ता के नाम से या मेंबर के नाम से प्रॉपर्टी ली जा सकती है एचयूएफ की, तो वो एक्सेप्शन में है, वो इस दायरे में नहीं आएगी। दूसरा, अगर फ्यूडिशरी कैपेसिटी में, यानी कि अगर कोई कंपनी अपने डायरेक्टर या पार्टनर के नाम से कोई प्रॉपर्टी लेती है, ट्रस्टी के नाम से प्रॉपर्टी लेती है, कंपनी पे करती है, प्रॉपर्टी डायरेक्टर के नाम से रखी जाती है, तो वो बेनामी की कैपेसिटी में डेफिनेशन में नहीं आएगी। ऐसे ही कोई और फ्यूडिशरी कैपेसिटी भी हो सकती है, जैसे किसी होल्डिंग कंपनी ने अपने नोमी के नाम से शेयर होल्डर लिए, क्योंकि होल्डिंग कंपनी जो होती है वो 100% होली ओन्ड सब्सिडरी बनाने के लिए 99 शेयर तो खुद लेती है, लेकिन एक शेयर किसी और का नाम से रखना पड़ता है। तो जो एक शेयर किसी और के नाम से रखना पड़ता है, वो नॉमिनी जो रखता है फिड्यूशरी कैपेसिटी में रखता है। तो फिड्यूशरी कैपेसिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ विल बी एग्जेम्प्ट हियर, वो बेनामी में नहीं आएगा। नेक्स्ट बात, अगर प्रॉपर्टी किसी ने अपने स्पाउस या चाइल्ड के नाम से ली है, प्रॉपर्टी किसी ने स्पाउस या चाइल्ड के नाम से ली है, तो वो भी प्रॉपर्टी बेनामी के दायरे में नहीं आएगी। अब देखिए साहब, ये बेनामी जो में ना बड़े अजीब अजीब बातें आ रही हैं, बड़ी अजीब अजीब बातें सुनने को मिलती हैं, बहुत अजीब अजीब इसमें चिंताएं आती हैं, और जैसी चिंताएं आती हैं वैसे ही भाव आते हैं, और साहब जैसे भाव आते हैं वैसे ही प्रश्न आते हैं। तो एक सभा में एक महोदय ने हमसे ये पूछा कि जनाब आप कह रहे हैं कि स्पाउस के नाम से प्रॉपर्टी जो है बेनामी नहीं मानी जाएगी। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, बट द क्वेश्चन इज हु स्पाउस। हमने कहा साहब बहुत अच्छी बात पूछी आपने, हु स्पाउस। पर मैंने कहा देखिए ये आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाई है स्लाइड मैंने, कानून में साफ साफ लिखा हुआ है हिज और हर स्पाउस। तो ऐसा नहीं है किसी और के स्पाउस के नाम से आप प्रॉपर्टी लेंगे और बेनामी के दायरे से बच जाएगा। तो नेक्स्ट, अभी ये क्वेश्चन का आंसर खत्म भी नहीं हुआ था, नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन के साथ, ये चाइल्ड का क्या मतलब है, क्योंकि वहां लिखा है एनी चाइल्ड। अब इस चाइल्ड से क्या मतलब है? नहीं नहीं नहीं, वो सब बातें नहीं जो आप सोच रहे हैं। चाइल्ड से मतलब चाइल्ड अप टू व्हाट एज, कौन सी एज तक का चाइल्ड एग्जेम्प्ट होगा? तो चाइल्ड सिर्फ 18 तक
या चाइल्ड ऑफ एनी एज। मेरा मानना ये है अगर हम कानून को ठीक से पढ़ेंगे तो चाइल्ड ऑफ एनी एज विल बी कवर्ड हियर। नेक्स्ट क्लॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रदर सिस्टर लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट एंड असेंडेंट, इनके नाम से प्रॉपर्टी लेते हैं तो बेनामी नहीं होगी। नो, इस गलतफहमी में मत रहिए, इनके नाम से लेते हैं तो बेनामी हो जाएगी अगर आपने जॉइंट ओनरशिप में नहीं ली है तो। यस, दिस इज वेरी वेरी हार्श। आपने अपनी मदर के नाम से प्रॉपर्टी ली, लेकिन अगर आपने जॉइंट ओनरशिप में नहीं ली और आपने अपने आप को कहीं ओनर दिखा दिया उसका प्रॉपर्टी का किसी भी रूप में, तो वो प्रॉपर्टी बेनामी हो जाएगी। मैं इसको उदाहरण दूंगा अभी आपको एक, और बड़ा अच्छा उदाहरण दूंगा, और आपको लगेगा यार ये क्या प्रॉब्लम है यार, ये तो बड़ी अजीब समस्या हो गई, ऐसा क्यों किया गया है। ऐसा शायद पब्लिक सर्विस में जो लोग हैं वो उनको जो प्रॉपर्टीज की डिटेल देनी पड़ती है उनको बांधने के लिए ऐसा किया गया है, क्योंकि उनको अपनी फैमिली की डिटेल देनी पड़ती है। तो फैमिली में चूंकि खाली वो और उनकी वाइफ आते हैं, तो ब्रदर सिस्टर के नाम से अगर प्रॉपर्टी रखेंगे तो वो बेनामी हो जाएगी, और अगर वो नहीं चाहते ऐसा तो उसकी जॉइंट ओनरशिप में ले प्रॉपर्टी और उसकी इंफॉर्मेशन डिक्लेयर करें अपने कंट्रोलिंग अथॉरिटी को। तो इसलिए शायद ये कानून बनाया गया, और भी कुछ रीजन हो सकते हैं। तो अब आप कहेंगे साहब मैं मदर के नाम से अपनी प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। साहब बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा था कि ये लॉ हमें रियलिटी सिखाएगा, अपनी लाइफ को कैसे रियलाइन करना है वो सिखाएगा। तो आप मदर के नाम से प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो पूर्ण समर्पण भाव से लीजिए ना। आप पूर्ण समर्पण भाव से वो प्रॉपर्टी मदर को ही दे दीजिए। जब मदर के नाम से प्रॉपर्टी लिए तो उसको गिफ्ट मानिए, उसको अपने आप को क्यों ओनर दिखाते हैं। अगर अपने आप को ओनर दिखाते हैं तो आप ड्यूअलिटी रख रहे हैं, कि मदर के नाम से रख ले रहे हैं प्रॉपर्टी, खुश करना चाहते हैं मदर को, पर आप खुद भी ओनर बने रहना चाहते हैं। ये अलाउड नहीं है लॉ में। या तो लीजिए या मत लीजिए, ले लिया तो उसको भूल जाइए, फिर अपने आप को ओनर मत दिखाइए, चाहे मदर हो या फादर हो, ब्रदर हो या सिस्टर हो। अच्छा, एक अक्सर बात आती है साहब, साले के नाम से ले लें साहब। अब ये जो साला है ना साहब, ये साला का सबसे ज्यादा दुरुपयोग हिंदुस्तान में होता है। आप मतलब साले का ही दुरुपयोग होता है, तो उन्होंने कहा नहीं, साले का दुरुपयोग सबसे पहले रोकते हैं हम। तो साले के नाम से प्रॉपर्टी लेंगे बिल्कुल बेनामी मानी जाएगी, कोई एक्सेप्शन में नहीं आ रहा है। साली का भी करते हैं, दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आपकी पत्नी रोक देती है, नहीं उनके नाम का नहीं करेंगे कोई भी दुरुपयोग। तो साला बेचारा फंस जाता है। तो यही समस्या आ जाती है। वो लोग नो साला नो साली, आपको सिर्फ प्रॉपर्टी, सिर्फ आपको, अगर आप अपनी मदर के नाम से ले लेते हैं, और अगर आप अपनी वाइफ के नाम से लेते हैं, चाइल्ड के नाम से लेते हैं, एग्जेम्प्ट, उसके अलावा कोई एग्जेम्पशन नहीं है साहब। तो ये जितनी बातें लिखी हैं इसके अलावा कहीं कोई एग्जेम्पशन नहीं है। अगर कोई केस आपका ABCD में फॉल करता है और एक्सेप्शन में फॉल नहीं कर रहा है तो बेनामी है। एंड नो मीन्स नो, पिक्चर आई थी ना वो, तो वो नो का मतलब नो है, कोई इसमें कोई किस तरह का गुंजाइश नहीं है। दूसरी एक और चीज देखिए साहब, इसमें एक्सेप्शन का बेनिफिट जब ही मिलेगा जब वो कंसिडरेशन नोन सोर्सेज से पे किया होगा, यानी कि KNOWN, नोन, नॉट डिक्लेयर्ड और टैक्स पेड, नोन, जिसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यहां जाननी जरूरी है साहब कि पावर ऑफ अटॉर्नी केसेस का क्या होगा। यानी कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी पार्ट ओनली में ली है तो उसके जो रजिस्टर्ड ओनर हुए वो हुए जिन्होंने पार्ट ओनली दी थी। आप तो रजिस्टर्ड ओनर नहीं है, तो बेनामी मानी जाएगी। यानी कि पैसे आपने दिए, एंजॉय आप कर रहे हैं, दोनों कंडीशन पूरी कर दी, रजिस्टर्ड ओनर किसी और के नाम है, ये भी कंडीशन पूरी हो गई, तो बेनामी हो गई सीधा सीधा। तो उन्होंने एक्सेप्शन दे दी कि नहीं, पार्ट ओनली केसेस को हम नहीं छेड़ेंगे। लेकिन दो छोटी छोटी कंडीशन लगा दी जनाब। क्या कंडीशन? कंडीशन नंबर 1 कि पावर ऑफ अटॉर्नी, जो भी पावर ऑफ अटॉर्नी देने का कॉन्ट्रैक्ट है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, नंबर 1। एंड नंबर 2 कि उस पर एप्लीकेबल स्टैम्प ड्यूटी पे होनी चाहिए साहब। अब साहब ये दो कंडीशन छोटी तो हैं, लेकिन ये होती नहीं है पूरी, क्योंकि ये पूरी हो जाती तो रजिस्ट्री हो जाती फिर तो साहब जिनमें ये कंडीशन पूरी नहीं है वो पार्ट ओनली के सारे केसेस बेनामी में आने के लिए प्रोन हैं। अगर कोई अमेंडमेंट की जाती है तो अलग बात है, अदरवाइज सारे केसेस प्रोन हैं। अब थोड़ा सा अथॉरिटीज बता देता हूं 2 मिनट में आपको कि बेनामी लॉ की अथॉरिटीज क्या क्या है और कैसे काम शुरू होता है। देखिए, बेनामी लॉ का जो एनफोर्समेंट का काम है वो दिया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में के इन्वेस्टिगेशन विंग में एक डिपार्टमेंट नया बना दिया, उसका नाम रखा गया बेनामी प्रोहिबिशन यूनिट, और उसमें ये 5 लोगों की नियुक्ति कर दी। कौन कौन से? क्योंकि ये गलती हुई थी 1988 में, एनफोर्समेंट एजेंसी नहीं बनाई थी, उन्होंने कहा सबसे पहले यही बनाते हैं, और एनफोर्समेंट एजेंसी ऐसी बनाते हैं जो पूरे देश में फैली हुई है, और वो कौन है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जहां देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वहां हॉस्पिटल हो या ना हो किसी शहर में इनकम टैक्स ऑफिस जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले इनिशिएटिंग ऑफिसर, यानी कि ये काम जो इनका नाम लिखा है इनिशिएट, ये इनिशिएट करते हैं, सारे एनफोर्समेंट का काम यही करते हैं। तो आपकी जो डीलिंग होगी इन्हीं से होगी, जो नोटिस आएगा इन्हीं से आएगा, जो एक्शन होगा यही होगा, प्रोविजनल अटैचमेंट करेंगे यही करेंगे। तो इस लॉ में कानून कैसे काम करता है कि अगर उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि साहब ये प्रॉपर्टी बेनामी है,
तो वो एक तो नोटिस इशू कर सकते हैं बेनामीदार और बेनिफिशियल ओनर को, इनिशिएटिंग ऑफिसर साहब, और दूसरा वो क्या काम कर सकते हैं साहब, वो इमीडिएटली प्रोविजनल अटैचमेंट भी कर सकते हैं। तो यानी कि जैसे कोई काम गड़बड़ हुआ तो वो सबसे पहले कहते हैं ये प्रॉपर्टी तो साहब सरकार की हो गई। यही फर्क लाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में और यहाँ की वर्किंग में, कि यहाँ तो शुरू ही अटैचमेंट से होता है। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको देने वाला था, वापस जाता हूँ 1 मिनट के लिए, कि आपको कहता है ब्रदर के नाम से कैसे प्रॉपर्टी बेनामी हो जाएगी। 2 भाइयों ने मिलकर एक प्रॉपर्टी ली जिसमें कि वो एक ही थी, यानी कि प्रॉपर्टी जॉइंट प्रॉपर्टी, जिसमें कि ग्राउंड फ्लोर पे रहना चाहते थे बड़े भाई साहब और फर्स्ट फ्लोर पे रहना चाहते थे छोटे भाई साहब। तो प्रॉपर्टी मिलके ली गई। जब रजिस्ट्री होनी थी तो छोटे भाई साहब विदेश की यात्रा पर थे, तो उनसे पूछा गया साहब आप आइए वापस और रजिस्ट्री कराइए। तो छोटे भाई साहब ने बड़े भाई साहब को कहा देखिए भाई साहब कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने 5 करोड़ रुपए अपनी जो मेरा हिस्सा है उसके मैंने आपके बैंक अकाउंट में भेज दिए हैं, आप अपने पैसे और मिला लीजिए 5 करोड़ और ले लीजिए प्रॉपर्टी और अपने नाम से करा लीजिए, कोई बात नहीं, इकट्ठे रह लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे ही कर दिया बड़े भाई साहब ने, ऐसे ही रहते थे वो। तो अब दोनों भाई रहने लगे और खुशी से रहने लगे, जब तक कि खुशी में खलल नहीं डाला बीपीओ ने। कैसे डाला? बेनामी प्रोहिबिशन यूनिट ने। कि साहब उनसे मांगी गई, जब इनकम टैक्स की असेसमेंट चल रही थी कि बताइए साहब कि कैसे बेनामी है, तो मतलब कैसे आप इसके मालिक हैं इस प्रॉपर्टी के, आपने इंटरेस्ट की रिबेट क्लेम किया हाउसिंग लोन के अगेंस्ट। तो उन्होंने कहा साहब ये मेरी रजिस्ट्री की कॉपी है। तो रजिस्ट्री कॉपी देखा तो बड़े भाई का नाम था, उनका तो था ही नहीं। तो बस बीपीओ से नोटिस आ गया, 2 नोटिस आ गए, एक बड़े भाई साहब को कि साहब आप तो बेनामीदार हैं क्योंकि रजिस्टर्ड ओनर हैं फर्स्ट फ्लोर के, और फर्स्ट फ्लोर वाले अपने आप को ओनर बता रहे हैं तो वो बेनिफिशियल ओनर हैं और उन्होंने पैसे दिए हैं, तो फर्स्ट फ्लोर जो है बेनामी हो गई, ये सरकार की हो गई, इट इज हियरबाय अटैच्ड। उसके बाद क्या होता है सब अटैचमेंट के बाद? अटैचमेंट के बाद फिर मामला जाता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में। तो यानी कि सबसे पहले इनिशिएटिंग ऑफिसर नोटिस देता है, नोटिस देने के बाद वो अटैचमेंट भी कर सकता है, और ऐसा करने के लिए वो अप्रूविंग अथॉरिटी से सारे परमिशन लेता है, और उसके बाद 90 दिन का समय देता है नोटिस को कि भाई बताओ बेनामी है या नहीं है। अगर वो कन्विंस हो गए तो बहुत अच्छी बात है, मैटर कम्स टू एंड। नहीं हुए 90 दिन के बाद तो वो प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर को कंटिन्यू कर देते हैं और मामला फिर दिल्ली भेज देते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यहाँ 3 मेंबर्स हैं, जो कि मेंबर लॉ भी हैं, मेंबर टेक्निकल भी हैं, मेंबर फाइनेंस भी हैं, जो कि देखते हैं किस तरह से इस मैटर को निपटाया जाएगा। 1 साल में उनको निपटारा करना होता है, कोर्ट की तरह हियरिंग होती है। अगर उनको लगता है कि बेनामी नहीं है तो वो रिलीज कर देते हैं, अगर बेनामी है तो ऑर्डर कंफर्म कर देते हैं 1 साल के अंदर अंदर। और प्रोविजनल ऑर्डर कंफर्म होते ही कॉन्फिस्केशन नहीं होता, लेकिन जब तक कॉन्फिस्केशन होता है एपीलेट ट्राइब्यूनल की अपील के बाद, क्योंकि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के बाद अपील जाती है एपीलेट ट्राइब्यूनल को। एपीलेट ट्राइब्यूनल का मतलब वो ट्राइब्यूनल नहीं जो इनकम टैक्स एपीलेट ट्राइब्यूनल नहीं, इसका मतलब दी एपीलेट ट्राइब्यूनल, जो कि पीएमएलए ट्राइब्यूनल, बेनामी ट्राइब्यूनल, एनडीपीएस, फीमा, कॉफीपोसा, सफीमा, इनका कॉमन है, जिसके चेयरमैन रहे हैं पास्ट में R&S सर, जो कि हमारे साथ आज विद्यमान है। एंड देन जब प्रॉपर्टी वापस एडमिनिस्ट्रेशन, जब यहाँ अपीलेट ट्राइब्यूनल से मामला निर्धारित हो जाता है, फिर कॉन्फिस्केशन प्रोसीडिंग्स होती हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में, और कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर होता है, और कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर सीधा उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर उसको एग्जीक्यूट करता है। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर, कि वो प्रॉपर्टी को उसका पोजेशन लेते हैं, उसको मैनेज करते हैं, रिसीव करते हैं, सेल करते हैं। तो इस तरह से बेसिक काम ये चलता है पूरे बेनामी में। अब देखिए इसमें अथॉरिटीज और क्या क्या काम करती हैं। जो बेनामी लॉ अथॉरिटीज हैं, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर पता कैसे लगेगा कि बेनामी है? तो उसका सीधा सीधा तरीका ये है कि इनको राइट दिया गया है बेनामी लॉ ऑफिसर को कि ये किसी भी अथॉरिटी, जो सारी अथॉरिटीज के मैंने नाम लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अथॉरिटीज के नाम लिखे हुए हैं, 9 से भी कई सारी ज्यादा हो गई है। तो यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटीज को इनको राइट दिए गए हैं बेनामी लॉ ऑफिसर को कि इनसे कुछ भी इंफॉर्मेशन मांगेंगे तो वो बाध्य होंगे देने के लिए, स्टैट्यूटरीली ऑब्लाइज्ड टू गिव। नॉट ओनली दैट, इनके पास भी जब अगर कोई इन्फॉर्मेशन आएगी बेनामी ट्रांजैक्शन की, तो दे आर आल्सो ड्यूटी बाउंड टू फर्निश द इन्फॉर्मेशन टू द जुरिसडिक्शनल बीपीओ, जुरिसडिक्शनल आईओ। तो इन्फॉर्मेशन पुल मोड और पुश मोड दोनों में आती है साहब। और फिर इसके बाद कौन बनेगा करोड़पति स्कीम लेकर आई थी सरकार, 5 करोड़पति, कौन बनेगा 5 करोड़पति। उस स्कीम में भी साहब अगर मान लो किसी ने कोई प्रॉपर्टी बेनामी अगर ली है, तो उसका कोई अगर कंप्लेंट करता है और वो सही निकलती है तो उसको भी 5 करोड़ रुपए तक इनाम दे सकती है सरकार। तो इस वजह से प्लेटर पे इन्फॉर्मेशन आ रही है। फिर इन्वेस्टिगेशन विंग से जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको भी बीपीयू साहब यूज करते हैं। तो इस तरह से मामला कुछ ऐसा बना हुआ है कि आज बीपीयू जहां जहां बनी है उनके पास दुनिया जहां की इन्फॉर्मेशन है। ये मैं इन्फॉर्मेशन एक शेयर करना चाह रहा था जो बॉटम पर आ रही है। शेल कंपनीज के लिए पीएमओ हैड सेट अप ए टास्क फोर्स इन फरवरी 2017 अंडर द जॉइंट चेयरमैनशिप ऑफ रेवेन्यू सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी एमसीए। देन अब सर इसका क्या क्या इंपैक्ट पड़ा है नए बेनामी लॉ का, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कोई फंडामेंटल क्वेश्चन जो अराइज हो रहे हैं, पहले मैं वो पढ़ देता हूं, फिर इसका हम आंसर ढूंढेंगे क्या है। तो सर पहला क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है
कि वेदर ट्रांजेक्शंस डन इन द पास्ट प्रॉपर्टीज हेल्ड प्रेजेंटली, भले ही उसको कई सारे साल पहले लिया हो, कैन आल्सो बी अटैच्ड अंडर बेनामी लॉ। दूसरा, वेदर देयर इज एनी फ्यूचर टाइम लिमिट फॉर मेकिंग अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी परचेज टुडे अंडर दिस लॉ। चलो पुराना छोड़ो, नया वाला फ्यूचर का क्या टाइम लिमिट है। वेदर प्रॉपर्टीज एक्वायर्ड इन द नेम ऑफ क्लोज रिलेटिव्स कैन आल्सो बी अटैच्ड एज बेनामी, फॉर एग्जांपल ब्रदर सिस्टर, मदर फादर, ग्रैंड पेरेंट्स दिस। तो अभी वो हमने डिस्कस ही किया आपके साथ कि इस खाली हस्बैंड वाइफ को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर बाकी सब बेनामी है अगर जॉइंट ओनरशिप में नहीं है तो। और कुछ लोग तो जॉइंट ओनरशिप पे भी नहीं आएंगे, तो कहीं आप साले के साथ जॉइंट ओनरशिप करने लगे, नो, साला साहब के साथ जॉइंट ओनरशिप भी अलाउड नहीं है, वो भी सिर्फ इन लोगों के साथ है, 4 लोगों के साथ, ब्रदर सिस्टर मदर फादर एंड ग्रैंड पेरेंट्स ग्रैंड चिल्ड्रन, बस। वाइफ्स ब्रदर्स, वाइफ सिस्टर, सिस्टर्स हस्बैंड, कुछ नहीं, इनके साथ कुछ भी करिए बेनामी होगी। व्हाट अबाउट प्रॉपर्टी एक्वायर्ड इन नेम ऑफ वाइफ और चिल्ड्रन, वो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको। देन साहब, कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है बेनामी में? इम्बुल आती हैं या मूवेबल भी आती हैं? किस तरह के लोग आते हैं इसमें? व्हाट काइंड ऑफ क्लास? अर्बन, एग्रीकल्चर, रूरल, या सिर्फ अर्बन, नॉट एग्रीकल्चर, नॉट रूरल, ओनली पब्लिक सर्वेंट्स और ओनली प्राइवेट सिटीजन्स, कौन आते हैं? और या दोनों आते हैं? वेदर द बोनाफाइड इंटेंशन मोटिव, अगर हम बोनाफाइड इंटेंशन है प्रॉपर्टी लेने की, कोई इल मोटिव नहीं है, काम बेनामी हो गया, तो भी क्या इफेक्ट आएगा? क्या बोनाफाइड परचेजर जो होगा उसको कोई प्रोटेक्शन दी है किसी तरह की? क्या इसमें दूसरे प्रोविजंस डिबार हो जाते हैं या नहीं होते हैं? इज देयर एनी स्कोप ऑफ यू टर्न इफ बेनामी ट्रांजेक्शन इज डन इनएडवर्टेंटली? क्या यू टर्न अलाउड है? मतलब अगर मैंने आज ट्रांजेक्शन गलती से कर लिया तो मैं फटाफट यू टर्न ले सकता हूँ, ट्रांजेक्शन को रिवर्स कर सकता हूँ क्या? कोई कंपाउंडिंग या सेटलमेंट की प्रोविजन है इसमें क्या? क्या दूसरे कानून क्या इसमें बार्ड हैं या वो भी इसमें एप्लीकेबल होंगे? या सरकार से कोई कॉम्पनसेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो साहब अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, ये क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे बड़े इजी और आप अंदाजा भी लगा रहे होंगे इसका क्या आंसर होगा, लेकिन आप देखिएगा कि मोस्ट ऑफ द आंसर्स विल बी जस्ट अपोजिट टू व्हाट यू आर थिंकिंग। तो कुछ ऐसे फैक्ट आपके सामने रखता हूं और इस क्वेश्चन के आंसर देता हूं जो कि वाकई चौंका देने वाले हैं। सबसे पहले तो पुराने ट्रांजेक्शन की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जो जेटली साहब ने ऑलरेडी एक लेक्चर दिया था, एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम पुराने ट्रांजेक्शन को भी कवर करेंगे, लेकिन जब हम देखते हैं तो इसमें सेक्शन 13 कमेंसमेंट की जो सेक्शन है वो 1988 से बात करता है, उसको चेंज नहीं किया गया। दूसरा, जो बेनामी प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है सेक्शन 29A, वो कहता है प्रॉपर्टी इज हेल्ड। तो हेल्ड की वजह से ये माना जा रहा है कि अगर वो आज कोई प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, उसने ली कभी भी हो, वो उसके ऊपर ये बेनामी लॉ लगेगा। यानी कि आपने भले ही प्रॉपर्टी 10-20 साल पहले ली हो, कभी भी ली हो, अगर आज आप उस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं तो बेनामी एक्ट लग सकता है। अब आप दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आज होल्ड नहीं कर रहे हैं, 2016 से पहले डिस्पोज कर दिया तो क्या होगा? देखिए, उसमें आज हेल्ड के दायरे में तो नहीं आएंगे, लेकिन सेक्शन 6(1) है जो कि मना करता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन पर बेनामी हो गया तो उसका रिवर्स नहीं करेंगे, रिवर्स करेंगे या रीट्रांसफर करेंगे तो वो नील माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। तो अगर वो वॉइड है तो आज भी हेल्ड माना जाएगा, तो वहीं आ जाते हैं। तो बड़ी प्रॉब्लम है इस बात को लेकर। देन दूसरा साहब, आप पूछते हैं कि साहब ये बताइए कि चलिए रिट्रोस्पेक्टिव तो ये हो रहा है, फ्यूचर टाइम लिमिट है नहीं है कि अगर आज मैं प्रॉपर्टी लेता हूं तो कितने साल तक बेनामी लॉ ऑफिसर मुझे परेशान कर सकता है? मेरे साल भर, 2 साल, 10 साल, 20 साल, मेरी लाइफ टाइम में, या मेरे बच्चों को भी परेशान कर सकता है कि जो दादाजी प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं, भैया बेनामी है ये। तो उसका दायरा कहां तक आ सकता है? अब ये बड़ी विचित्र सी बात है। मैंने इसका लॉजिक ढूंढने की कोशिश की कि इसका जो एक्चुअली दायरा है या जो लॉजिक मिलता है कोई भी प्रोविजन बनाने का, वो लॉजिक कहां से लिया है। तो लॉजिक ढूंढते ढूंढते मैंने जब ट्रेवल किया पास्ट टू द हिस्ट्री, तो मैंने 5500 साल पुरानी यात्रा कर ली साहब। और जब इतनी पुरानी यात्रा की तो मुझे एक लेजिस्लेशन मिला जिसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता, जो कि सारे लॉजिक्स का आंसर देता है। हाँ, यस, दैट श्रीमद् भगवद गीता। तो देखिए, अब जैसे उसमें श्री कृष्ण ने क्या कहा था कि समय से क्या बांधना, समय अनंत है, समय अनंत है, ना इसका प्रारंभ है ना अंत है। तो जिन्होंने कानून बनाया उन्होंने भी सोचा कि इसको समय से क्या बांधना, इसको एक टाइमलेस ब्यूटी का हम शेप देते हैं, और चाहे ना कोई पास्ट का टाइम लिमिट है ना ही हम कोई फ्यूचर टाइम लिमिट देते हैं। तो चूंकि कोई फ्यूचर टाइम लिमिट नहीं दिया गया,
तो आज अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो कभी भी किसी भी वक्त कोई भी आकर उसको कह सकता है, यानी कि कोई से मतलब जिसको भी अथॉरिटी है कि साहब ये ट्रांजेक्शन बेनामी है, अगर वो बेनामी के दायरे में आता है तो ऑफ कोर्स तो टाइम लिमिट से नहीं बंधेगा वो। तो फाइनलिटी ऑफ लिटिगेशन का जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन रखा था उसको पता नहीं कहाँ कहाँ विलुप्त कर दिया है, कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया वो। तो टू बी ऑन द लाइटर साइड, टेकिंग क्लू, इट हैज बीन मेड ए टाइमलेस ब्यूटी। अब प्रॉपर्टी साहब कौन सी कवर्ड है? प्रॉपर्टी जो एसेट की डेफिनेशन दी है उतनी विस्तृत दी है कि इसमें इमूवेबल क्या, मूवेबल क्या, सब प्रॉपर्टी कवर हो जाती है। जब जायदाद, जमीन तो हो ही जाती है, कोई सी भी जायदाद, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो बैंक अकाउंट हो, चाहे वो एफडीआर हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो, कोई लाइसेंस हो, वो भी सब कवर हो जाएंगे साहब इसमें। शेयर्स तो ऑफ कोर्स कवर हो ही जाएंगे, गोल्ड भी कवर हो जाएगा, एनी क्लास। तो ये किसी भी क्लास को हिट करती है, यानी कि जब मैं कहता हूं किसी भी क्लास को हिट करती है तो इसका मतलब क्या हुआ साहब? इसका मतलब ये हुआ कि इसकी कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। यानी कि जैसे इनकम टैक्स में एक दायरा है कि 2.5 लाख रुपए से तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, इसमें ऐसी कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। उसका भी क्या कुछ लॉजिक है साहब? यस, इसका भी लॉजिक। इसका लॉजिक क्या है कि ईश्वर की नजर में सब बराबर है। देखिए, देन इट अफेक्ट्स नॉट ओनली अर्बन पीपल बट रूरल आल्सो, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर लैंड भी कवर्ड है। कोई भी लैंड हो, रूरल हो, कुछ हो, कोई भी ट्रांजेक्शन हो, कहीं भी हो, इंडिया में लोकेटेड हो, इट इज कवर्ड। और कोई भी प्रोफाइल के लोग हो, पब्लिक सर्वेंट में हो, पॉलिटिशियन हो, जजेस हो, इनकम मतलब कोई एग्जीक्यूटिव्स हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, बिजनेसमैन हो, पीएसयू एम्प्लॉइज हो, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज हो, whoever may possess wealth in the form of properties not registered in their names, they may face challenges under Benami law. Then any structure, चाहे कॉर्पोरेट हो या नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज हो, दोनों के दोनों कवर्ड हैं। क्योंकि अब जो लेटेस्टली मैं देख रहा हूं बहुत सारी लिस्टेड कंपनीज के ऊपर ये बेनामी लॉ को अट्रैक्ट किया जा रहा है। देन सर, इंटेंशन। तो अगर आपने कोई ऐसा काम किया है जो कि बेनामी के दायरे में आता है, यानी कि आपने प्रॉपर्टी को ऐसी ली जो कि बेनामी है, तो चाहे आपकी सही इंटेंशन थी चाहे आपकी गलत इंटेंशन थी, जो बेनामी के कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो तो होंगे ही होंगे। और बेनामी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हैं? सबसे पहले तो अटैचमेंट। सबसे पहले आपसे शोकॉज दिया जाएगा, फिर अटैचमेंट। अटैचमेंट के क्या मायने हैं कि आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। यूसेज कर सकते हो आप, लेकिन ट्रांसफर नहीं कर सकते, मोर्गेज नहीं कर सकते। और जब कॉन्फिस्केट हो जाएगी तो आपकी रहेगी नहीं प्रॉपर्टी। जब एडजिंग अथॉरिटी से ऑर्डर आ जाएगा, ट्राइब्यूनल से ऑर्डर आ जाएगा और एडजिंग अथॉरिटी कॉन्फिस्केट कर देगी। तो यानी कि सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस ये हो गया। दूसरा, उसके बाद इसमें प्रोसिक्यूशन का प्रावधान है, जिसमें कि ये लिखा है कि अगर पर्सन प्रोसिक्यूट होता है वहां इंटेंशन का स्कोप आता है। वहां इंटेंशन का स्कोप क्या आता है कि अगर 3 सर्कमस्टांस उसमें दिए हुए हैं कि कोई कानून का उल्लंघन करने के लिए किया गया, इनकम टैक्स इवेजन के लिए किया गया, कोई और स्टैम्प ड्यूटी या कोई स्टैट्यूटरी ड्यूज इवेट करने के लिए कहा गया, क्रेडिटर्स को धोखा देने के लिए किया गया, तो अगर उसमें आ जाते हैं, उस दायरे में फंसते हैं, तो फिर 7 साल की तक की सजा है और उसमें 25% फाइन है मार्केट वैल्यू ऑफ बेनामी ट्रांजेक्शन का, हर एक के ऊपर, बेनामीदार के ऊपर, बेनिफिशियल ओनर के ऊपर। और तीसरा एक और नई क्रिएट की है एक कैटेगरी कि जिसने बेनामी ट्रांजेक्शन कराया है, जिसने इंट्रोड्यूस किया है, जिसने सलाह दी है, उसको भी उस दायरे में कवर किया जाएगा। तो यानी कि अटैचमेंट, फाइन एंड देन 7 साल की सजा फॉर ऑल दिस पर्सन। ये सारा कॉन्सिक्वेंस है अगर इंटेंशन बैड है। तो इंटेंशन बैड नहीं है, अटैचमेंट फिर भी होगा। तो यानी कि इंटेंशन का स्कोप है सिर्फ प्रोसिक्यूशन के लिए। तो मोटिव कुछ भी हो वो सिर्फ 53 के लिए काम आएगा, सेक्शन 53 जिसमें कि प्रोसिक्यूशन लिखा हो, अदरवाइज मोटिव का कोई रोल नहीं है। मोटिव का रोल एक्विजिशन और कॉन्फिस्केशन में नहीं है, जैसा कि कानून की रीडिंग से पता चलता है। अब आप पूछेंगे साहब चलिए मान लेते हैं कोई किसी ने एक ट्रांजेक्शन किया, उसने लेकिन प्रॉपर्टी गलती से ऐसी ले ली जो बेनामी है, तो क्या प्रोटेक्शन है? कोई प्रोटेक्शन है? यस, प्रोटेक्शन है सेक्शन 27 में, बट वो प्रोटेक्शन इनएडिक्वेट है। क्योंकि मैं इनएडिक्वेट इसलिए कहता हूं कि उसमें 2 कंडीशन लिखी हैं कि ये 2 कंडीशन पूरी करनी जरूरी है। कौन कौन सी कंडीशन? कि साहब ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी जब ली है तो उसकी जो कंसिडरेशन है वो एडुकेट हो, और जो लेने वाला है उसको नॉलेज नहीं हो बेनामी ट्रांजेक्शन की। और अगर सेक्शन 24(1) पहले से इशू हो गया हो तो मिलेगी नहीं प्रोटेक्शन, सिर्फ 24(1) अगर इशू नहीं हुआ हो तभी प्रोटेक्शन मिलेगी। तो इसका दायरा भी बहुत सीमित है। तो इस तरह की सिचुएशन आई कि भाई ये किसको प्रूव करने पड़ेगा कि ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही,
तो ये जब इशू कॉम्प्लेक्स बन गया तो ट्राइब्यूनल में पहुंचा, हमने आर्ग्यू किया, तो 2 जजमेंट हमारे को मिले हैं अब तक, एक कविता इंफ्रास्ट्रक्चर और एक वर्गो टाउनशिप, दोनों जजमेंट साइट पे अवेलेबल हैं। दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट अपील्स ऑफ द कंट्री व्हिच वी आर्ग्यूड बिफोर द ट्राइब्यूनल, और उसमें ये फैसला आया कि ये बर्डन आईओ का है प्रूव करने का। थैंकफुली ट्राइब्यूनल हैज कम टू द रेस्क्यू, बट इट इज अ वेरी टिकलिश सिचुएशन। सो बोनाफाइड परचेजर एक्चुअल में रियल मायने में होना ही पड़ेगा, तभी ये बेनिफिट मिलेगा। देन इसमें एक क्वेश्चन आता है कि भाई टैक्स पेड मनी हो तो क्या है, तो बेनामी माना जाएगा। आपने टैक्स पेड मनी यूज की हो या आपने अनटैक्स मनी यूज की होगी, उसका कॉन्सिक्वेंस होगा इनकम टैक्स लॉ में। यहाँ पे अगर कोई प्रॉपर्टी बेनामी है, भले ही टैक्स पे करके ली गई हो, तो वो बेनामी होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ टैक्स पेड मनी यूज और अनटैक्स पेड मनी यूज। देन नो यू टर्न अलाउड, इसमें यू टर्न साफ साफ मना किया है। यू टर्न का मतलब आपने ट्रांजेक्शन किसी के साथ बेनामी कर दिया, तो आप चाहते नहीं उसको सब हम रिवर्स कर देते हैं, जो रियल बेनिफिशियल ओनर उसके नाम से कर देते हैं। लेकिन सेक्शन 6(1) में साफ साफ लिखा हुआ है कि नो रीट्रांसफर इज अलाउड ऑफ ए बेनामी ट्रांजैक्शन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी, तो यू टर्न की भी गुंजाइश खत्म कर दी। मल्टीप्लायर इफेक्ट, अब ये जो आपका क्वेश्चन था कि साहब इनकम टैक्स के दायरे में हम फंसते हैं, कहाँ फंसते हैं, तो इसका सीधा मल्टीप्लायर इफेक्ट है। इसकी सेक्शन 60 और 67 ये कहती है कि यहाँ जो भी होगा उसका इफेक्ट मल्टीप्लायर होगा, यानी कि अगर इनकम टैक्स का वायलेशन किया है, बेनामी का किया है, पीएमएलए का किया है, तो सब ऐड हो जाएंगे, क्योंकि 60-67 में साफ साफ लिखा है दिस एक्ट इज इन एडिशन टू नॉट इन सब्रोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ। देन कोई किसी तरह की कॉम्पेंसेशन या डैमेज नहीं मिलेगी, चाहे रॉन्गफुल अटैचमेंट हुआ हो, बाद में खोल दिया हो, साफ मना लिखा हुआ है, नो कॉम्पेंसेशन एप्लीकेबल। देन सर मैंने कुछ और इश्यूज लिए हैं, आई थिंक जो पहले फंडामेंटल क्वेश्चन थे उसके आंसर्स हो गए होंगे अब तक। आप कुछ और इश्यूज रेज किए हैं जो संजय जी ने भेजे थे मेरे पास, उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ टेबुलेट किया है। इज बेनामी लॉ एप्लीकेबल टू प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया? ये एक बड़ा अच्छा सवाल है, ये जेटली साहब से भी पूछा गया था। तो जेटली साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये एप्लीकेबल नहीं है, उन्होंने कहा नो, फॉर दैट वी हैव ब्रॉट ब्लैक मनी एक्ट। तो प्रॉपर्टीज जो बाहर होंगी उनको ब्लैक मनी एक्ट डील करेगा, जो प्रॉपर्टीज लोकेटेड इन इंडिया होंगी उनको बेनामी लॉ डील करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो जिसमें कि काम करने वाले नॉन रेजिडेंट हो, प्रॉपर्टी लोकेटेड यहाँ पर हो, उसको नहीं कवर करेंगे, उसको करेंगे। तो यानी कि शेयर्स अगर इंडियन कंपनी के हैं और बेनामी है तो बेनामी ही माना जाएगा, भले ही वो शेयर्स नॉन रेजिडेंट के पास हो। हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में किसी नॉन रेजिडेंट ने खरीदी और बेनामी नाम से खरीदी तो बेनामी मानी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। सो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी मैटर्स, नॉट लोकेशन ऑफ पर्सन। Person may be in India, outside India. Location of property or asset or transaction should be in India. What if jewelry purchased 10 to 20 years back and the person in question is not having the receipt of jewelry? Can that be robbed into benami? देखिए खाली रिसीट नहीं होने से ये हो जाएगा कि उसने टैक्स पेड मनी यूज किया, अनटैक्स की है। अगर मालिक वही है, कोई ऐसी बात निकल के नहीं आती कि वो सिर्फ बेनामी कैपेसिटी में होल्ड कर रहा है, जब तक ऐसा कुछ निकल के नहीं आता तब तक उसको बेनामीदार नहीं माना जाएगा। टैक्स में पेमेंट नहीं हो तो उसका जो भी है कॉन्सिक्वेंस इनकम टैक्स में फेस होगा। If anyone purchases land through NRI salary and paid money through NRI account check and registered in own wife's name, will this land be considered as बेनामी? देखिए इसमें साफ साफ लिखा है कि वाइफ के नाम से, तो वाइफ तो वैसे ही एक्सेप्शन में आती है, तो इसलिए बेनामी नहीं होगी। Now next question is very important. If Mr. A is from Punjab but wants to do business in Himachal where he cannot buy property, so he buys a property in the name of his cousin who is a Himachali and sets up a hotel and starts reaping benefits, will that property be considered benami or not? देखिए आपने खुद ही क्वेश्चन का आंसर दे दिया। आपने कहा है कि हिमाचली के नाम से ले रहा है, तो खाली नाम से ले रहा है इससे क्या मतलब है, और बेनिफिट भी उठा रहा है? नो, अगर किसी को पार्टनर बनाना है तो पूरा बनाइए, उसका ड्यू शेयर दीजिए, उसको भी आप अपने साथ मिलाइए, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। या नेम से अगर आप उसको लेते हैं तो सीधा सीधा बेनामी है, या नाम का ही काम है साहब। देखिए मैं एक एनआरआई का एग्जाम्पल लिया है, इस स्लाइड से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए एनआरआई साहब हैं, उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड ले ली थी गुजरात में, ये एक्चुअल लाइव केस है साहब। तो अब एग्रीकल्चर लैंड तो नॉन रेजिडेंट ले नहीं सकते, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो उन्होंने एक इंडियन फ्रेंड की मदद ली और इंडियन फ्रेंड से रिक्वेस्ट की कि साहब देखिए आप क्या मुझे ये प्रॉपर्टी लेंगे? तो इंडियन फ्रेंड हेल्प कि हाँ साहब बताइए क्या करना है। तो उन्होंने इंडियन फ्रेंड के नाम से प्रॉपर्टी ली। अब एक और जिस बिल्डर से प्रॉपर्टी ली गई थी, यानी कि पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं, उन्होंने पैसे भेजे इंडियन फ्रेंड के बैंक अकाउंट में, इंडियन जो फ्रेंड है उन्होंने प्रॉपर्टी ले ली और उनके नाम से हो गई, इंडियन फ्रेंड के नाम से। तो जिस बिल्डर से प्रॉपर्टी ली थी उनके यहाँ सर्च हुई, तो कॉन्सिक्वेंशियल सर्च है इंडियन फ्रेंड के यहाँ भी हुई,
और सच में जो कागजात मिले उससे ये उसके बेस पर उन्होंने एलिगेशन लगाई कि देखिए आपने मान ली 10 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है पेपर्स में, तो इसमें 10 करोड़ रुपए और ओन मनी भी दी है आपने, तो उसके लिए आपके ऊपर टैक्स लगेगा। तो इस बात से घबराकर इंडियन फ्रेंड ने कहा साहब देखिए मेरा इस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है और मेरे यहाँ कोई एडिशन नहीं होगी, ये तो मैंने इंडियन जो मेरे नॉन रेजिडेंट फ्रेंड है ये तो मैंने साहब उनके लिए ली है एंड ही सेंट मी दिस मनी, देखिए उनके पास से पैसे आए, मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो इनकम टैक्स में तो क्या होगा नहीं होगा, लेकिन वो प्रॉपर्टी सीधा सीधा बेनामी की प्रोसीडिंग्स में आ गई, वो प्रॉपर्टी अटैच हो गई, इंडियन फ्रेंड बिल हैज बिकम बेनामीदार, liable for prosecution also, and that gentleman non-resident whenever he will step into the country he will also face the proceedings, I mean this fine and imprisonment etc whatever, और FEMA proceeding शुरू हो जाएंगी वो अलग। तो ये इतनी सारी चीजें एक साथ हो गई सिर्फ इसलिए कि उन्होंने ये इस तरह की बातें की और ये जो प्रॉपर्टी का परचेज किया वो सिर्फ नेम से किया, उनको पार्टनर नहीं बनाया और कोई जॉइंट वेंचर नहीं किया, सीधा सीधा उन्होंने नाम के लिए प्रॉपर्टी ली और सादा नाम का ही खेल है। सरकार कहती है कि आप इस तरह से नाम के लिए खेल नहीं करेंगे। तो साहब देखिए ये अब बेनामी लॉ से रिलेटेड मेरे दिमाग में जितने क्वेश्चंस मेरे पास भेजे गए थे मैंने सबका आंसर किया। अब हम और इसमें क्वेश्चन ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ को भी ले लेता हूं कि उस लॉ के दायरे में क्या क्या चीजें आ रही हैं। सबसे पहले ये बताइए मनी लॉन्ड्रिंग है क्या। कुछ लोग कहते हैं साहब ब्लैक की व्हाइट करना मनी लॉन्ड्रिंग है, तो वो तो टैक्स इवेजन है। तो खाली टैक्स ना पे करना, टैक्स इवेजन करना तो मनी लॉन्ड्रिंग है नहीं, वो तो टैक्स इनकम टैक्स एक्ट में ऑलरेडी कवर्ड है, फिर इसके लिए नया कानून नया क्या। तो सबसे पहले तो ये समझिए मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब जो होता है उसमें वो सब चीजें आ जाएंगी जो सिर्फ टैक्स ना पे करने के अलावा और भी चीजें हों। यानी कि जैसे 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 कि नाम ही बता रहा है कि लॉन्डर करना मतलब आपने उसका कलर वॉश किया, तो जब कलर वॉश किया तो वो जरूरी नहीं है ब्लैक हो, वो कलर कुछ और भी हो सकता है, यानी कि रेड कलर भी हो सकता है। तो जब रेड मनी को आप व्हाइट करेंगे तो वो मनी लॉन्ड्रिंग होगा। यानी कि रेड मनी से मतलब हुआ जो क्राइम से मनी आपने ली हो, कोई क्राइम करके, किसी ने भी जिसने क्राइम से मनी ली हो, क्राइम कमिट करके जो मनी ली गई हो और उस मनी को गुड मनी प्रेजेंट करता हो तो वो मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस है। जैसे कि पीएमएलए में डिफाइन किया है सेक्शन 3 में that offense of money laundering means offense whosoever directly or indirectly attempts to indulge or knowingly assists or knowingly is a party or is actually involved in any process or activity connected with the pursuits of crime including its concealment, possession, acquisition or use and projecting or claiming as untainted property shall be guilty of offense of money laundering। ये एंड मैंने इसलिए रेड में किया है क्योंकि बहुत जरूरी कंडीशन है, पर इसमें कुछ अमेंडमेंट आया है 1 अगस्त 2019 से। तो यानी कि किसी ने कुछ ऐसा काम किया हो कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम अर्न की हो और उसको प्रोजेक्ट कर रहा हो जैसे वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ना हो के बिल्कुल क्लीन मनी हो, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस माना जाएगा। अब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या है? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मींस एनी प्रॉपर्टी डिराइव्ड और ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय ए पर्सन एज ए रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू शेड्यूल्ड ऑफेंस। यानी कि शेड्यूल्ड ऑफेंस करके, और शेड्यूल्ड ऑफेंस से क्या मतलब है, यानी कि जो इसमें एक शेड्यूल लगी है पीएमएलए, उसमें जो लिखे हैं ऑफेंसेस उनमें से कोई ऑफेंस किया हो और उससे जो मनी मिली हो तो वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हो गई। जैसे उसमें लिखी है थेफ्ट, उसमें लिखी है फोर्जरी, उसमें लिखी है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, उसमें लिखा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का वायलेशन, उसमें लिखा है एयर पोल्यूशन एक्ट, उसमें लिखा है फोर्जरी, चीटिंग और रैंसम, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, और ब्लैक मनी एक्ट का वायलेशन। तो इस तरह की जितनी भी चीजें हैं उनमें से कुछ भी वायलेशन होता है, उससे कुछ भी मनी अर्न होती है तो वो सीधा सीधा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मनी जाएगी। और आप जैसे उसको सिस्टम में इंट्रोड्यूस करते हो, जैसे ही कोई उसको क्लीन मनी डिक्लेयर करता है, तुरंत मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन में वो आ जाता है। अभी मैंने इस स्लाइड के माध्यम से भी आपको अपनी बात रखने की कोशिश की है कि 3 स्टेजेस होती हैं प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में। पहली स्टेज 1 कमीशन ऑफ द शेड्यूल्ड ऑफेंस। ये जरूरी है कि दिस लॉ इज पिगी बैकिंग अपॉन अदर लॉ, यानी कि किसी दूसरे कानून का उल्लंघन किया हो, उससे जनरेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हुई हो और फिर उस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को मेन स्ट्रीम में इसने जोड़ा हो ऑफेंडर ने, तो मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसेस पूरी हो गई और ये कहा जाएगा उसने मनी लॉन्ड्रिंग की है। अब मनी लॉन्ड्रिंग के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और किसको दिया गया राइट? तो सबसे पहले तो देखिए समझिए जो राइट है पीएमएलए को इन्वोक करने का, ये एनफोर्समेंट का काम दिया गया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को। बेनामी लॉ का काम बीपीयू को, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हिस्सा है, ये वाला काम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की वर्किंग कुछ इस तरह की है कि इसमें बहुत सारे ऑफिसर्स डिफरेंट बैकग्राउंड के आते हैं। ज्यादातर पहले आईपीएस के हुआ करते थे, अब आईआरएस, आईपीएस,
दोनों के होते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कस्टम्स, CBDT और सेल्स टैक्स, GST प्लस IPS, इस तरह के बहुत सारे ऑफिसर्स का मिक्स मिलेगा। तो जब कहीं कोई एक कंप्लेंट मिलती है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, तो उस कंप्लेंट के बेस पे वो 2 एक्शन ले सकता है। वो तो जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसको तुरंत अटैच किया जा सकता है सेक्शन 5 में, और उसके अलावा साइमल्टेनियसली वो प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो जो कि जिसके लिए प्रोसिक्यूट किया जाएगा उस स्पेशल कोर्ट में प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल की जाती है। तो देखिए किस तरह से वेब ऑफ एक्शंस बनाए हैं। इसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को जो एक माना गया है बड़ा हार्श डिपार्टमेंट, या कहा जाता है कि जब PMLA इन्वोक हो जाता है तो बहुत परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। उसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि देखिए कितने सारे एक्शन एक साथ शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो जो मेन शेड्यूल्ड ऑफेंस जहां हुआ है वो उसकी एक्टिविटीज उस मेन स्पेशल कोर्ट में शुरू हो जाती है। फिर जब इनकम टैक्स, जब ये इन्वेस्टिगेशन, जब ये डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट इन्वेस्टिगेट करता है तो ये भी एक कंप्लेंट फाइल कर सकता है स्पेशल कोर्ट को कि साहब दिस पर्सन इज लायबल फॉर ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, तो इसलिए वो उसकी कंप्लेंट भी शुरू हो जाती है। तीसरा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को राइट है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को अटैच कर सके, तो वो प्रोविजनल अटैचमेंट प्रोसीडिंग शुरू हो जाती हैं, और वो प्रोसीडिंग्स चलती हैं एडजुकेटिंग अथॉरिटी, और जब वो कंफर्म हो जाता है तो अपीलेट ट्राइब्यूनल तक। और इधर ये स्पेशल कोर्ट में चल रहा है, उधर वो शेड्यूल्ड ऑफेंस चल रहा है। तो 3 अथॉरिटीज एक साथ एक्शन में आ जाती है सिर्फ एक ऑफेंस से, तो वेब ऑफ एक्शंस क्रिएट हो जाते हैं। इसलिए ये बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। दूसरी खास बात क्या है इसमें बड़ा कॉम्प्लेक्स बनने के लिए कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ जितनी भी एक्टिविटीज शुरू होती हैं, इसमें जो कानून बनाया गया उसमें सेक्शन 24 में ये लिखा गया है कि बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज का है, यानी कि हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको ही बदल दिया गया है। इसमें कहा गया कि अगर ये कहा जाएगा कि तुमने ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग किया है तो तुम्हारे पर बर्डन है, तुम प्रूव करो तुमने नहीं किया। तो बर्डन इज नेगेटिवली वर्डेड, जिसकी वजह से बहुत परेशानियां शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से लोग अरेस्ट होते हैं और बड़ी सारी परेशानियां खड़ी होती हैं। देन ये मैंने एक चार्ट बनाया कि किस तरह से सारे कानून एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड हैं। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे किसी ने मान लीजिए स्मगलिंग की, 10 करोड़ रुपए कमाए उससे, और फिर इनकम टैक्स रिटर्न में लिखा कि स्मगलिंग की 10 करोड़ रुपए कमाए, तो कौन कौन से उसने एक्ट का वायलेशन किया? कौन कौन से एक्ट का उसने वायलेशन किया? तो मेरा मानना है उसमें 3 या 4 एक्ट। किस तरह से वायलेशन किया देखिए, एक एक करके वैल्यूएट करते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स का वायलेशन किया, नहीं किया, क्योंकि उसने पूरे 10 करोड़ रुपए दिखा दिए, नो सप्रेशन। देन क्या उन्होंने बेनामी लॉ का वायलेशन किया? अभी तक कोई वायलेशन नहीं किया। PMLA का किया? नहीं किया। कस्टम्स का किया हो सकता है, फीमा का हो सकता है, सेबी का किया, ये सब हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अब मैं थोड़ा सा फैक्ट्स को चेंज करता हूं कि मान लीजिए उन्होंने 10 करोड़ रुपए जो उन्होंने कमाए, उसमें से उन जनाब ने 2 करोड़ रुपए इनकम टैक्स में दिखाया एज इनकम फ्रॉम कंसल्टेंसी। जो 8 करोड़ रुपए बचे उसमें से 3 करोड़ रुपए बाहर भेज दिए आउट ऑफ इंडिया टू बी स्टैश्ड इन हिज अनडिस्क्लोज्ड बैंक अकाउंट। 5 करोड़ रुपए बी लिमिटेड को दिए कि साहब ये लीजिए 5 करोड़ रुपए, इसके बदले में मुझे शेयर कैपिटल दे दिए मेरी कंपनी में जिसका नाम है आर लिमिटेड। और अब बताइए कि क्या क्या इसमें वायलेट हुआ, कौन कौन से एक्ट एक साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले तो उन्होंने इनकम टैक्स का वायलेशन किया, 10 करोड़ में से 2 करोड़ दिखाए, तो वायलेशन। दूसरा, 8 करोड़ में से 3 करोड़ रुपए जो बाहर भेजे हैं इंडिया से बाहर, उसमें सबसे पहले तो ब्लैक मनी एक्ट का वायलेशन हुआ, जो लेटेस्ट आया है ब्लैक मनी एक्ट, और फेमा का भी वायलेशन हुआ। और जो बी लिमिटेड से शेयर कैपिटल लिया वो बेनामी मान ली जा सकती है, और बाकी सब जो शुरू हो ही जाएंगे। सेबी की प्रोविजंस भी हो सकते हैं, IBC के भी हो सकते हैं, ये सब प्रोविजंस बाकी शुरू हो ही सकते हैं। तो अगर फैक्ट सेम भी हों, उसमें से अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हो रहे हैं ऑफेंसेस के, तो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफेंसेस होने की वजह से सारे एक्ट्स को एक साथ भी लगाया जा सकता है। सभी की पनिशमेंट क्यूमुलेटिव होगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगी। पनिशमेंट चाहे फाइन की हो, चाहे पनिशमेंट वो इम्प्रिजनमेंट की हो, चाहे अटैचमेंट की हो। अब मैंने कुछ 1-2 केस स्टडी लिए मनी लॉन्ड्रिंग की। देखिए कैसे लोग मनी लॉन्ड्रिंग में कैसे कैसे फंसते हैं, क्या क्या होता है। ये केस स्टडी एक फैक्ट्री की साहब, एक डिस्टिलरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई गई। उस डिस्टिलरी में फैक्ट्रीज एक्ट फैक्ट्री लगाई गई से 2004 में, और उसमें कहीं कोई वाटर पोल्यूशन का कोई वायलेशन हो गया। तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नोटिस दिया, उसके बाद वाटर पोल्यूशन ट्रीटमेंट प्लान लगा, और उसके बाद वो सब ठीक हो गया। तो वाटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कोई फर्दर एक्शन नहीं लिया। लेकिन पता लगा कि उन्होंने फैक्ट्री अटैचमेंट का नोटिस दे दिया। किसने? नॉट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट साहब पिक्चर में आ गए।
और उन्होंने फैक्ट्री अटैचमेंट का नोटिस दिया। तो हमने जब केस स्टडी किया कि भाई ये कैसे, कहाँ वाटर पोल्यूशन का और कहाँ ये, तो वाटर पोल्यूशन एक तो सबसे पहले तो शेड्यूल्ड ऑफेंस है। अब इसमें प्रोसीड्यूस ऑफ क्राइम कहाँ से आ गई, तो उसके लिए ये केस बनाया गया कि देखिए साहब, रिवर में उनको डिस्चार्ज करना था सिर्फ 50 KL ऑफ वाटर, उन्होंने डिस्चार्ज किया 75 KL ऑफ वाटर। तो 25 KL जो एक्स्ट्रा डिस्चार्ज किया, उसका मतलब एक्स्ट्रा प्रोडक्शन की। एक्स्ट्रा प्रोडक्शन मींस एक्स्ट्रा सेल्स मींस एक्स्ट्रा प्रॉफिट, और प्रॉफिट सारा फैक्ट्री में इन्वेस्ट किया है। तो वो सारी फैक्ट्री ही हम अटैच कर रहे हैं, उसमें 500 वर्कर काम कर रहे हैं। तो खैर बहरहाल विजडम प्रिवेल्ड एंड वी कुड ऑब्टेन स्टेटस को इन दिस केस समहाउ, बट प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स ऑल दैट आई मीन फुल स्विंग। देन साहब ये बिटकॉइन का मामला बहुत चला था कि साहब बिटकॉइन तो साहब लीगल है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो एक जनाब ने बिटकॉइन कंपनी के साथ डीलिंग की और उस कंपनी के इतना क्लोज थे कि काफी सीनियर पोजीशन पे शायद उनके साथ जुड़े रहे थे, और उस कंपनी ने बहुत सारे इंडिया में लोगों के साथ ये ट्रांजेक्शन किए। फाइनली उनके अगेंस्ट कुछ चार्जशीट फाइल हुई, एफआईआर फाइल हुई कंट्री भर में। तो उनका तो जो अरेस्ट हुआ सो हुआ, जो ये सज्जन थे जो कि बहुत ऊपर चले गए थे और काफी क्लोज हो गए थे, तो उनको भी विक्टिम बना दिया गया, उनको भी उनके साथ एक्यूज बना दिया गया, और बिटकॉइन में डीलिंग की वजह से उनको भी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व किया गया। और जो एफडीआर वगैरह उनकी पड़ी थी वो अटैच कर ली सारी, भले ही वो बिटकॉइन वहां से रिसीव, उसमें से बिटकॉइन वाली मनी इन्वेस्ट हुई थी या नहीं हुई थी। देन ये बहुत ही क्लासिक केस स्टडी है जो आपके सामने खुली है, और बहुत ही दर्दनाक स्थिति ये बताती है कि जब कोई लोन का डिफॉल्टर हो जाता है तो इट कुड बी ए बिजनेस लॉस और इट कुड बी ड्यू टू फ्रॉड और साइफरिंग ऑफ फंड्स और डाइवर्जन ऑफ फंड्स। तो अगर ये सेकंड वाली सिचुएशन है, बिजनेस लॉस नहीं है, तो ऐसे में केसेस फाइल किए जा रहे हैं आजकल बाय द बैंक्स टू द सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ, ये ऐसे इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है या इन्होंने ऐसे फ्रॉड किया है। तो अगर कोई फ्रॉड किया जाता है तो फ्रॉड चूंकि शेड्यूल्ड ऑफेंस माना गया है, तो उससे रिलेटेड कोई भी जो आय होगी वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होगी। तो यहाँ पर क्या माना गया कि मान लीजिए किसी कॉर्पोरेट को 1000 करोड़ का लोन दिया और वो लोन उन्होंने फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स से यूज किया, इसे लिया बैंक से, या उसको फ्रॉडुलेंटली यूज किया, उसको कहीं डाइवर्ट किया, तो वो सारे के सारे ऑफेंसेस शेड्यूल्ड ऑफेंस में माने गए हैं। तो यानी कि 1000 करोड़ को प्रोसीड्स फ्रॉम क्राइम माना जाएगा। तो बात सिर्फ वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की नहीं है, बात ये है कि उस कंपनी से जिसने 1000 करोड़ का लोन लिया उससे पता नहीं कितने लोगों ने डील किया होगा। तो जितने लोगों ने डील किया होगा जो उस 1000 करोड़ से बदले में प्रॉपर्टी में गई होंगी, वो सारी की सारी दे बिकम लायबल फॉर अटैचमेंट हियर। सो दिस इज द बिगेस्ट केस कि जहां पर बहुत सारे नंबर ऑफ केसेस चल रहे हैं। आज भी किसी ने मेरे से केस डिस्कस किया जिसमें कि आरपी अपॉइंट हो गया है। अब आरपी चाहते हैं कि ये तो ईडी का राइट नहीं है, ईडी चाहता है नहीं साहब हमारा राइट है इस प्रॉपर्टी पर। तो ये सबसे बड़ा क्लासिक केस है। इसमें सबसे बड़ी जो परेशानी आती है वो आती है कि साहब किस तरह से जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को कंप्यूट किया जाए। अब 1000 करोड़ में से कौन सी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, कौन सी नहीं है, कैसे क्रिएट किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है जिसमें कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का बहुत बड़ा रोल आता है। तो इसलिए ये कानून ऐसा है कि जहां चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और क्रिमिनल लॉयर्स मिलकर ही काम करें तभी अच्छी बात बनती है, जिस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं। देन फंडामेंटल क्वेश्चन कौन कौन से राइज होते हैं सर आजकल जो मनी लॉन्ड्रिंग में। सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, ये मैंने आपको भी बताया कि जहां पर आप कोई जो किसी ने क्राइम किया और क्राइम करके जो पैसा अर्न किया उसको वाइट किया, वो मनी लॉन्ड्रिंग होगा। इज इट डिफरेंट फ्रॉम टैक्स इवेजन? यस, टैक्स इवेजन में खाली आप टैक्स इवेट करते हैं, यहाँ पर कोई भी शेड्यूल्ड ऑफेंस में भी इन्वॉल्व होता है। देन वेदर टैक्स इवेजन इज आल्सो मनी लॉन्ड्रिंग? नो, as per the definition given of scheduled offenses, tax evasion per se is not money laundering, but in the process if somebody has committed any forgery or fraud, then he may be robbed in also in the definition of money laundering. फिर उसके बाद कौन कौन सी अथॉरिटीज है मनी लॉन्ड्रिंग लॉ को गवर्न करती है? सबसे पहले साहब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो कि एनफोर्समेंट एजेंसी है, फिर उसके बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, फिर उसके बाद पीएमएलए का ट्राइब्यूनल, देन ऑफ कोर्स हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो हैं ही हायरार्की में। What is the punishment or offense of money laundering defined under? So punishment सर 7 से 10 साल की सजा है। मतलब वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि, और दूसरा प्रोविजनल अटैचमेंट है प्रॉपर्टीज का जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। देन क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं? वही कॉन्सिक्वेंसेज 2-3 हैं कि एक तो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस तो यही है कि प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है, आपने भले ही जेन्युइनली ली हो, आप उसको प्रूव करते रहिए, वो हम अभी बात करते हैं। और दूसरा जो प्रोसिक्यूशन का प्रोविजन है वो बहुत ही सीवियर है, प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल होती है, अरेस्ट हो जाता है। Then next question is what are the broad powers vested with the enforcement directorate? तो सब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास जो पावर्स हैं वो ये हैं कि तो समन इशू करके उसको कॉल कर सकते हैं और उसकी इंटेरोगेशन की जा सकती है। देन सर्वे और सर्च की भी है पावर। देन उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है। अरेस्ट की पावर आईओ के पास नहीं है बेनामी लॉ में, पर यहाँ ईडी के पास अरेस्ट की पावर भी है, सब्जेक्ट टू ऑफ कोर्स फॉलोइंग द लॉ, प्रोसीजर्स कंटेन्ड इन द लॉ।
Then what kind of properties are attached as prescribed under PMLA? So वो सब प्रॉपर्टीज जो कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से जनरेट हुई हैं वो सब प्रॉपर्टी ही आइडियली अटैच होनी चाहिए, लेकिन उसमें सब मिक्स कर दिया जाता है कि किसी कंपनी ने डिफॉल्ट किया तो उसकी सारी प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाएंगी, भले ही वो प्रॉपर्टी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से अर्न की हो या नहीं की हो। लेकिन इसमें जो बदलाव है बहुत जरूरी वो ये है कि लॉ इज क्लियर। सीमा गर्ग का जजमेंट है डायरेक्टली पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का, और सत्यम कंप्यूटर्स का भी एक जजमेंट है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का, तो दोनों जजमेंट बड़े क्लियर हैं। तो मेरे ख्याल से ये जजमेंट माने जाने चाहिए, और जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है वो अटैच नहीं होना चाहिए। लीगल रेमेडीज सबसे पहले एडजुडिंग अथॉरिटी में पिटीशन फाइल करना और उसको लड़ना, फिर उसके बाद उसकी अपील अपीलेट ट्राइब्यूनल में है, उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, या अगर कोई मैटर राइप है तो रिट जुरिडिक्शन में जाना। बहुत कम केसेस में ही मैटर राइप होता है, इसलिए वो बड़ा प्रिकॉशनरी लेने वाला स्टेप है। एंड व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन टू अवॉइड एंट्रिंग इनटू मनी लॉन्ड्रिंग लॉज? तो सबसे बड़ा प्रिकॉशन तो यही है कि कोई ऐसा ऑफेंस ना करें जो शेड्यूल्ड ऑफेंस है। ये तो एक बात हो गई जो दूसरों जो जिस पे आप कंट्रोल में है, पर जो आपके कंट्रोल से बाहर जो चीजें हो जाती हैं वो ये हो जाती हैं जब आप किसी से डील करते हैं और उसकी प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। तो थ्योरेटिकली स्पीकिंग तो वो नहीं होनी चाहिए कवर, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर उसमें थोड़ा सा भी डाउट होता है कि इनकी आपस की इन्वॉल्वमेंट है तो दैट प्रॉपर्टी इज आल्सो अटैच्ड। तो दोनों तरफ से मार पड़ती है, एक तरफ से पेमेंट भी गई हुई है और दूसरे प्रॉपर्टी भी अटैच हो जाती है। व्हाट इज द इफेक्ट एंड इंपैक्ट ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बाय ईडी? जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि अटैचमेंट में सिर्फ यूसेज के ऊपर कंट्रोल है, ट्रांसफर के ऊपर कंट्रोल नहीं है। What is the status of bona fide purchaser? This I have already explained. What is the status of डोनी? देखिए, अगर कोई प्रॉपर्टी टेंट लगने के बाद गिफ्ट की जाती है तो उसमें सीधा सीधा आईब्रोज विल बी रेज, पर कोई नॉर्मल कोर्स में पहले से डोनी के पास गई हुई है और उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी प्रॉपर है, उसका दूर दूर तक का कोई लिंक नहीं है, तो फिर वो प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं आएगी। अदरवाइज गिफ्ट की प्रॉपर्टीज आर मोस्ट लाइकली टू बी कवर्ड अंडर दिस मनी लॉन्ड्रिंग लॉ। और अगर प्रॉपर्टी क्लियर ट्रांजैक्शन है लेकिन प्रीवियसली सब्जेक्ट टू मनी लॉन्ड्रिंग है, तो अगर प्रीवियसली है तो उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो ऐसी डील जानबूझ के नहीं करनी है, मजबूरी में फंस जाएंगे तो उसके लिए अप्लाई बनाएंगे क्या बनना चाहिए। बट एज ए मैटर ऑफ प्लानिंग आई वुड रिकमेंड कि नहीं, आपको नहीं करनी चाहिए। Whether unexplained cash credit added by income tax income can be covered? No, I think the merely because addition has been made will not make it benami. But unfortunately, if such kind of statements are given, which are proving and which are on the similar lines as we have seen so far, तो तब उस केस में तब बेनामी नहीं होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि किसी ने कोई लोन लिया और वो लोन में उसने वो क्रेडिट वर्दीनेस नहीं प्रूव कर पाया, तो वो केस बनेगा सेक्शन 68 का, वो बेनामी का नहीं बनेगा। लेकिन उसने अगर मान लो कोई शेयर कैपिटल ली और शेयर कैपिटल को सरेंडर ही कर दिया और कह दिया हाँ जी, ये भी मान लिया कि हाँ जी उसने कैश दी थी, बिल लिमिटेड को बिल लिमिटेड से चेक आया, तो फिर कैश क्रेडिट की तो एडिशन होगी, उसके बेनामी लॉ पे भी एक्शन हो सकता है। तो यानी कि एडमिटेड अगर फैक्ट्स हैं कि जो पर्सन होल्ड कर रहा है एसेट वो बेनामी है, तो दोनों का पैरेलल एप्लीकेशन होगा, यानी कि टैक्स भी लगेगा और शेयर कैपिटल भी एडिशन होगी और बेनामी में भी उसकी अटैचमेंट होगी शेयर्स की। सिमिलर केस भोपाल में हुआ था आज से साल भर पहले और मालूम नहीं था, और कन्फेशन के बाद ये प्रॉब्लम वहां खड़ी हो गई है। देन हवाला ट्रांजैक्शंस, यस, अगर मान लो वो बेनामी नेम में हो रहे हैं तो वो भी रोप इन हो सकते हैं। अच्छा, अब आपने कहा है व्हाट इज द हाउ ओवरलैपिंग ऑफ मल्टीपल ऑफेंसेस आर डेल्ट विद। देखिए, ओवरलैपिंग को डील करने का तो सीधा सीधा तरीका है आपके पास कि आपको ये कन्विंस करना है इन एवरी लॉ, इंडिविजुअल लॉ, कि उनका एप्लीकेशन इस लॉ का इस फैक्ट्स पे नहीं है। अगर एक से ज्यादा सेम फैक्ट्स पे सेम सिचुएशन पे लॉ एप्लीकेबल हो रहे हैं देन दिस इज अ डिफरेंट प्रॉब्लम, तब आदमी लूप में फंस सकता है। Then whether statement made by third party about accommodation entry transaction lead to attachment and confiscation of property under any law? Yes, statement cannot ipso facto make, but they give a very good fodder to make initiation. So initiation दोनों तरह का हो सकता है कि प्रॉपर्टी बेनामी है या कोई ऐसा काम किया है जिसको कि मनी को इस तरह से कन्वर्ट कर किया जा रहा है। तो दोनों केसेस में the situation is prone to be attraction of benami law and PMLA. Then property gifted out of benami, money laundering and black money transaction, because yes, गिफ्टेड प्रॉपर्टी तो स्ट्रेट अवे कॉन्फिस्केट हो सकती है क्योंकि वहां तो एडिक्वेट कंसिडरेशन का भी कोई रीजनिंग नहीं चलेगी। कैन डिफॉल्ट्स इन बैंक लोन, यस, बैंक्स इन डिफॉल्ट लोन बिल्कुल रोपिन हो रहे हैं और आज कंट्री में सबसे ज्यादा जो वर्स्ट कंडीशन है वो इसी चीज की है, जो जिससे रिलेटेड मैं स्लाइड पहले आगे आपके साथ शेयर कर चुका हूं। सो फ्रेंड्स, दिस इज वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी एंड गिविंग मी कीन पार्टिसिपेशन।
एंड मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अभी जो आप बात कर रहे थे कि साहब किस तरह से लाइफ को समझा जाता है, तो मैं अक्सर ये बात कहता हूँ साहब देखिए, ये कानून कुछ इस तरह का कानून बन के आया है कि इस कानून के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि मैं जो अंदर से सोच रहा हूँ, मेरे को बाहर से भी वैसा ही दिखना चाहिए और वैसा ही दिखते रहना, सोचना चाहिए कि जो मैं अंदर सोच रहा हूँ, जैसा बाहर अंदर से दिखना चाहता हूँ, जैसा वैसा ही बाहर से दिखूं। सो जो अंदर वैसा ही बाहर। सिमिलरली जो मेरा है, जो मैं अंदर से वैसा ही सोचूं कि मेरा है, ना मैं दूसरों को बताऊं कि ये मेरा है और ना मैं उसको समझूं अपना। जो मेरा नहीं है वो मेरा नहीं है। तो इन अदर सिंपल वर्ड्स मैं इसको ये कहूंगा कि गेट रिड ऑफ बेनामी लाइफ एंड लिव रियल लाइफ। तो फ्रेंड्स वो टाइम आ गया है कि जब कॉस्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस इतनी हो गई है। पहले कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस ज्यादा होती थी और कॉस्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस कम होती थी। अब कॉस्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस बहुत ज्यादा हो गई है और कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस कम रह गई है कंपैरेटिवली। तो ऐसे में क्यों ना कंप्लायंस की जाए और हायर कॉस्ट से बचा जाए। And friends, therefore, the time has come when we must align and realign ourselves, and we should, as a citizen of this country, or as a member of the family, or as a professional, हमें तीनों फ्रंट पे अपने आप को अलाइन और रीअलाइन करना चाहिए, जिससे कि हम नोइंगली अननोइंगली हम ऐसा ना काम करते हैं कि ट्रांजेक्शन तो किसी और ने किया। मैंने भी एक आर्टिकल लिखा है कि यू कैन बी पनिश्ड इवन इफ यू आर नॉट ऑफेंडर्स। तो ऐसी प्रॉपर्टीज में अगर आप डील करेंगे तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अब आप एक लास्ट क्वेश्चन शायद मैं ले लूं, उसके बाद मैं खत्म करता हूं कि जहां पर अगर आप ये कहें कि सर मैं प्रॉपर्टी जब ले रहा हूं तो मैं क्या किन बातों का ध्यान रखूं, तो सर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो टाइटल जिसके पास है वही आपसे डील कर रहा हो। डील कोई और कर रहा है तो इसका मतलब उसमें बेनामी एंगल तो नहीं है, क्योंकि अगर आप उसके ऊपर 24(1) का नोटिस आया और आपने ले ली तो वो कूड़ा है आपके लिए। और अगर आपने ले ली उसके बाद उसके पास 21 का नोटिस आता है तो भी प्रॉब्लम है। हालांकि प्रोटेक्शन है बट प्रॉब्लम है। प्रोसिक्यूशन का भी प्रोविजन है ऐसे में। तो सर इसलिए किसी दूसरे का खमियाजा ना भुगतना पड़े, तो इसलिए वाई टू लिव बेनामी लाइफ, गेट रिड ऑफ बेनामी लाइफ एंड लिव रियल लाइफ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।